Namaste. Welcome to the UPSC podcast channel. Today, in our current environment revision series for Prelims 2026, we will discuss Chapter 1, Climate Change. और अगर प्रैक्टिकली सोचें तो इस सिलेबस का सबसे बल्कि और टेक्निकल पोर्शन लगता है, पर आज इसको एकदम कैजुअल तरीके से अनपैक करेंगे क्योंकि क्लाइमेट चेंज अब सिर्फ टेक्स्ट बुक्स में छपी पोलर बेयर्स की फोटोज तक लिमिटेड नहीं है यार। ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, अचानक होने वाले पावर कट्स और डेली सर्वाइवल को सीधा हिट कर रहा है। हाँ बिल्कुल, ये एकदम ग्राउंड रियलिटी है। और आज हम इसी का इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स से लेकर अपने घर के एसी और फ्रिज तक का एक कनेक्टिव टिश्यू ड्रॉ करेंगे। दुनिया के बड़े देशों की पॉलिसीज और हमारे गांव के फार्मर्स की डेली लाइफ आपस में कैसे जुड़ी है ना, इस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का इन डेप्थ एनालिसिस होगा। तो ग्लोबल कलेश से शुरू करते हैं। नवंबर 2025 में बेलिम, ब्राजील में COP30 हुआ। इसे ऑफिशियल सर्कल्स में ना कॉप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन का टैग दिया गया था। पर मैं इसको जब पढ़ रही थी ना तो मुझे ये किसी सोसाइटी की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन यानी भाई अपनी RWM मीटिंग जैसा लगा, जहां सब स्टेज पर आके बोलते हैं कि कचरा साफ होना चाहिए, पर जब पूछा जाए कि भाई पैसे कौन देगा और झाड़ू कौन लगाएगा तो सब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। एग्जैक्टली और RWA एनालॉजी एक्चुअली यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि फाइनल आउटकम डॉक्यूमेंट जो है, जिसे बेलिम पॉलिटिकल पैकेज कहते हैं, उसको पढ़ना सबसे बड़ा शौक यही लगता है कि उसमें से फॉसिल फ्यूल फेज आउट का मेंशन ही हटा दिया गया है। वेट एक सेकेंड, फेज आउट हटा दिया? हाँ, पूरा का पूरा मेंशन गायब। जो ड्राफ्ट्स पहले सर्कुलेट हो रहे थे ना, उनमें क्लियर लैंग्वेज थी कि ऑयल और कोल को फेज आउट करना है। फाइनल टेक्स्ट आते आते वो लाइन सिंपली वैनिश हो गई। अच्छा, जब ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर फॉसिल फ्यूल फेज आउट जैसी इतनी बेसिक चीज पर ही अग्रीमेंट नहीं हो पा रहा, तो इस पूरी एक्सरसाइज का पॉइंट क्या है फिर? ये तो वही बात हुई कि डाइट प्लान बनाया और उसमें से जंक फूड छोड़ने वाली लाइन ही डिलीट कर दी। देखो, इसके पीछे एक बहुत बड़ा पावर स्ट्रक्चर और इमीडिएट इकोनॉमिक कंपल्शंस काम कर रहे हैं। फेज आउट का मतलब सीधा सीधा है ग्लोबली ऑयल और कोल इकोनॉमीज का शटडाउन, जो करंट ग्लोबल पावर डायनामिक्स में फिजिबल नहीं लग रहा था किसी को भी। इसलिए उन्होंने फोकस शिफ्ट कर दिया आर्टिकल 9.1 पर, जो कि क्लाइमेट फाइनेंस से रिलेटेड है, राइट? हाँ बिल्कुल। इस आर्टिकल के अंडर अब अगले 2 साल तक सिर्फ क्लाइमेट फाइनेंस नेगोशिएशंस चलेंगी। यानी अभी एक्चुअल एक्शन छोड़ के डिबेट इस पर है कि डेवलपिंग नेशंस को ट्रांजिशन के लिए पैसा कहां से मिलेगा, कौन देगा। मिलेगा इस पे एक इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है, मैंने पढ़ा था, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी यानी TFFF। ब्राजील ने शुरू में $1 बिलियन डाले हैं इसमें। जैसा मैं समझ पाई, ये एक पेमेंट फॉर परफॉर्मेंस मॉडल है। जैसे बचपन में पेरेंट्स कहते थे कि अगर पूरा हफ्ता अपना कमरा साफ रखोगे तो संडे को एक्स्ट्रा पॉकेट मनी मिलेगी, अगर आप फॉरेस्ट बचाओगे तो रिवॉर्ड मिलेगा। कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली वही है, पर यहाँ स्केल का इशू है थोड़ा। ब्राजील ने $1 बिलियन का सीड मनी तो दे दिया, पर एक्चुअल टारगेट $125 बिलियन मोबिलाइज करने का है। अब ये बाकी का 124 बिलियन कहां से आएगा, किसकी पॉकेट से आएगा, ये क्लैरिफाई नहीं हुआ है अभी तक। और इसमें इंडिया का क्या रोल है? हम पैसे दे रहे हैं या ले रहे हैं? इंडिया इसमें फिलहाल एक ऑब्जर्वर स्टेटस में है, यानी हम अभी सिर्फ मॉडल को स्टडी कर रहे हैं, फॉर्मली ज्वाइन नहीं किया है। और इसके अलावा वहां बेलिम 4X सस्टेनेबल फ्यूल प्लेज आई, जिसका टारगेट 2035 तक सस्टेनेबल फ्यूल्स का प्रोडक्शन 4 गुना करना है। पर एक बात बताइए, ये टारगेट्स ट्रैक कैसे होते हैं? क्योंकि प्लेजेस तो हर साल हर कॉप में होती हैं। ऐसे तो कोई भी बोल देगा मैं 4 गुना कर दूंगा। वही तो, उसी गैप को एड्रेस करने के लिए ना ब्राजील ने एक डिजिटल टूल लॉन्च किया इस बार, जिसका नाम है ग्लोबल म्यूटिराओ प्लेटफॉर्म। ये बेसिकली एक ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म है, एक ऑनलाइन डैशबोर्ड जहां ट्रैक होगा कि किस देश ने क्या प्लेज किया और एक्चुअल में ग्राउंड पर कितना डिलीवर किया। साथ ही एक सांता मार्टा कॉन्फ्रेंस भी प्रपोज हुई है 2026 के लिए, जो सिर्फ और सिर्फ फॉसिल फ्यूल फेज आउट के लीगल और इकोनॉमिक चैलेंजेस को डिस्कस करेगी। ओके, तो ग्लोबल लेवल पर फंडिंग और ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म्स बन तो रहे हैं, पर इस सब में हमारे देश का क्या स्टैंड रहा? क्योंकि इंडिया हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग वॉइस रहा है ग्लोबल साउथ के लिए, तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि हमने चुपचाप उनकी टर्म्स एक्सेप्ट नहीं की होंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इंडिया का स्टैंड वहां बहुत एग्रेसिव और क्लियर था। आर्टिकल 9.1 के अंडर इंडिया ने प्रिडिक्टेबल क्लाइमेट फाइनेंस की स्ट्रिक्ट डिमांड रखी, पर जो सबसे बड़ा फ्रिक्शन पॉइंट रहा ना, वो था CBAM, मतलब कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जिसका इंडिया ने स्ट्रांगली विरोध किया। राइट, वो कार्बन टैक्स वाली चीज। हाँ,
ये मैकेनिज्म बेसिकली एक कार्बन टैक्स है जो यूरोपियन यूनियन डेवलपिंग नेशंस के एक्सपोर्ट्स पर लगाना चाहता है। बट ऑनेस्टली अगर इसको हम एक न्यूट्रल प्योरली एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या यूरोप का टैक्स लगाना जस्टिफाइड नहीं लगता? मतलब अगर हम यूरोप में ऐसी स्टील एक्सपोर्ट कर रहे हैं जिससे हाई पोल्यूटिंग कोयले से बनाया गया है तो लॉजिकली कार्बन फुटप्रिंट के लिए किसी को तो पेनल्टी देनी पड़ेगी ना? देखो, ये आर्ग्यूमेंट सरफेस पर बड़ा लॉजिकल लगता है, पर ग्लोबल साउथ का पर्सपेक्टिव इससे बिल्कुल अलग है। इंडिया और बाकी डेवलपिंग नेशंस इसको सीधा सीधा ग्रीन प्रोटेक्शनिज्म मानते हैं। इसके पीछे का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट कैसे? यूरोप और वेस्टर्न नेशंस ने ना पिछले 150 साल तक अनचेक्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन किया है। उन्होंने सस्ते कोयले को दबा के यूज किया, अपनी इकोनॉमीज बिल्ड की, और आज का जो मैक्सिमम ग्लोबल वार्मिंग है वो उन्हीं हिस्टोरिकल एमिशंस का नतीजा है। अब जब हमारी बारी आई है, डेवलपिंग नेशंस अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं, तो यूरोप उन पर वही मेथड्स यूज करने के लिए पेनल्टी लगाना चाहता है। अब समझ आई बात। ये तो वैसा हो गया कि एक सीनियर ने आराम से सीढ़ी का यूज करके छत पर चढ़ लिया और जब जूनियर चढ़ने लगा तो उसने सीढ़ी हटा दी कि भाई इससे तो रिस्क है, तुम अपना खुद का रास्ता ढूंढो। एग्जैक्टली। और ऊपर से अगर जूनियर से बोला जाए कि छत पर आने का टोल टैक्स भी दो, तो वो टोटली अनफेयर हो जाता है। इसी वजह से इंडिया का आर्ग्यूमेंट है कि अगर आप चाहते हैं कि हम क्लीन एनर्जी पर शिफ्ट करें तो पहले टेक्नोलॉजी और फाइनेंस प्रोवाइड करो ना। साथ ही इंडिया ने अपनी तरफ से लाइफ ही प्रिंसिपल्स यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट और हेल्थ क्लाइमेट लिंकेज को इस बार स्ट्रांगली पुश किया है वहां। एक और ग्लोबल प्लेज जिसने मेरा ध्यान खींचा वो था ब्लू एनडीसी चैलेंज, जो फ्रांस और ब्राजील ने स्टार्ट किया। मेरा हमेशा से ये ऑब्जर्वेशन रहा है कि जब भी क्लाइमेट डिबेट होती है, पूरा फोकस लैंड, फॉरेस्ट्स और एनर्जी पर रहता है। ओशंस, जो एक्चुअल में हमारे सबसे बड़े क्लाइमेट रेगुलेटर्स हैं, उनको सब बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। ये उस साइलेंट बैकबेंचर जैसा है जो ग्रुप प्रोजेक्ट में सारा रिसर्च करता है, पर प्रेजेंटेशन के दिन सारा क्रेडिट सामने खड़े दो लाउड बच्चे ले जाते हैं। ये ऐसी ऑब्जर्वेशन है जो यूपीएससी पर्सपेक्टिव से काफी जरूरी है। ओशंस अर्थ की एक्स्ट्रा हीट का ऑलमोस्ट 90% एब्जॉर्ब करते हैं यार, पर पॉलिसीज में उनका जिक्र बहुत कम होता है। इस ब्लू एनडीसी चैलेंज में 17 कंट्रीज ने आकर प्लेज किया है कि वो ओशंस को अपने नेशनल डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस में एक्सप्लिसिटली इंक्लूड करेंगे अब से। तो क्या इंडिया ने इस साइलेंट बैकबेंचर को सपोर्ट किया इस बार? यहाँ ध्यान देने वाली डिटेल ये है कि इंडिया इस पर्टिकुलर चैलेंज का पार्ट फिलहाल नहीं है। ओह, ओके। तो अगर ग्लोबल समिट्स में अभी फंडिंग पे ही कंसेंसस नहीं बन पा रहा और चीजें इतनी स्लो हैं, तो एक डेवलपिंग इकोनॉमी अपनी ग्रोथ और क्लाइमेट कमिटमेंट्स को बैलेंस कैसे करेगी? हम सिर्फ इंटरनेशनल ग्रांट्स के भरोसे तो नहीं बैठ सकते ना। इसका मतलब हमें अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर्स ही चेंज करने पड़ेंगे। वही स्ट्रक्चरल शिफ्ट तो इंडिया में अभी चल रहा है। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज यानी एनएपीसी को देखिए आप। 2008 में जब ये प्लान आया था, उसमें 8 कोर मिशंस थे, जैसे सोलर पावर, वाटर कंजर्वेशन, हिमालयन इकोसिस्टम वगैरह। अब इतने सालों बाद इसमें एक नया 9th मिशन ऐड हुआ है, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट मिशन, जिसका फोकस मोस्टली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर होगा, राइट? हाँ, डायरेक्टली ईवीज, बायोफ्यूल्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंशन पर। पर मुझे लगता है डोमेस्टिक फ्रंट पर सबसे बड़ा गेम चेंजर शायद कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम यानी CCTS है। गवर्नमेंट ने फाइनली 8 हेवी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के लिए एमिशन इंटेंसिटी टारगेट्स फिक्स कर दिए हैं। मैं लिस्ट देख रही थी, उसमें एल्यूमिनियम, सीमेंट, पेपर एंड पल्प, क्लोर-एल्कली, आयरन एंड स्टील, टेक्सटाइल्स, पेट्रोकेमिकल्स और रिफाइनरीज हैं। इन्हें अपनी एमिशंस हर साल लगभग 1.68% कम करनी है। अब इसको थोड़ा टेक्निकल एंगल से डीकोड करते हैं। ये पूरा सिस्टम ग्राउंड पर काम कैसे करेगा आपके हिसाब से? अगर इस CCTS मैकेनिज्म को मैं अपनी कॉलेज लाइफ से कनेक्ट करूं, तो ये एकदम अटेंडेंस सिस्टम जैसा लगता है मुझे। मान लीजिए कॉलेज में 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है। अब मेरी अटेंडेंस 90% है, तो मेरे पास 15% एक्स्ट्रा अटेंडेंस पड़ी है। मेरा एक दोस्त है जिसकी अटेंडेंस 60% पर अटकी हुई है और उसको एग्जाम नहीं देने दे रहे, वो परेशान है। हाँ, हर ग्रुप में एक ऐसा दोस्त होता ही है। वही तो अगर ट्रेडिंग अलाउड होती तो मैं अपनी एक्स्ट्रा अटेंडेंस उसको बेच सकती थी कुछ कैश के बदले। कार्बन मार्केट का भी यही बेसिक लॉजिक है। जिस इंडस्ट्री ने अपना एमिशन टारगेट ओवर अचीव कर लिया, गवर्नमेंट उसे कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट्स देगी। एक क्रेडिट का मतलब है 1000 किलो यानी 1 टन CO2 बचा ली गई हवा में जाने से।
फिर वो इंडस्ट्री उस क्रेडिट को किसी ऐसी फैक्ट्री को बेच सकती है जो अपना टारगेट मीट नहीं कर पाई और पेनल्टी से बचना चाहती है। ये अटेंडेंस वाला एनालॉजी एक्चुअली स्कीम के बेस लॉजिक को एकदम क्लियर कर देता है। बस इसमें मुझे एक पॉइंट ऐड करना है कि ये नया सीसीटीएस हमारी एक पुरानी स्कीम थी, पीएटी स्कीम, मतलब परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड, उसको रिप्लेस कर रहा है। तो पुरानी स्कीम में क्या प्रॉब्लम थी जो इसे रिप्लेस करना पड़ा? पीएटी स्कीम में एक बेसिक फ्लॉ था। वहां फोकस सिर्फ एनर्जी एफिशिएंसी पर था, यानी फैक्ट्री ने कितनी इलेक्ट्रिसिटी बचाई प्रोसेस में। पर हो सकता है किसी फैक्ट्री ने पावर तो कम यूज की पर पोल्यूशन उतना ही फैलाया, या किसी और तरीके से टॉक्सिक गैसेस रिलीज की। अच्छा, मतलब एफिशिएंसी बढ़ गई पर एनवायरनमेंट को उतना ही नुकसान हो रहा था। एग्जैक्टली। तो नए सीसीटीएस में डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की क्वांटिटी पर टारगेट सेट किया गया है, जो कि एक बेटर मेट्रिक है। और इस पूरे कार्बन मार्केट को रेगुलेट करने और इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेडिंग मैनेज करने के लिए एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने एक 21 मेंबर नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी यानी एनडीए बनाई है, जो स्ट्रिक्टली पेरिस एग्रीमेंट के आर्टिकल 6 के रूल्स फॉलो करेगी। ट्रेडिंग मैकेनिज्म से एक ग्राउंड लेवल एग्जांपल याद आता है मुझे सूरत का। सूरत एमिशन ट्रेडिंग स्कीम दुनिया का पहला मार्केट बेस्ड सिस्टम था पर्टिकुलेट मैटर यानी पीएम पोल्यूशन के लिए। गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इसको जब लागू किया ना, तो वहां इंडस्ट्रीज की कंप्लायंस कॉस्ट पे बची और प्रैक्टिकली वहां पोल्यूशन 20 से 30% तक गिर गया था एकदम से। और ये केस स्टडी सीधे सीधा प्रूव करती है कि अगर पॉलिसी हेवीली प्यूनिटिव ना हो, यानी सिर्फ डंडे के जोर पर ना हो, और थोड़े मार्केट इंसेंटिव्स दिए जाएं, तो इंडस्ट्रीज खुद क्रिएटिव सॉल्यूशंस ढूंढ लेती है। लेकिन देखो, पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज को डील करना हमेशा इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता यार। एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के चक्कर में अक्सर उससे भी बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन पैदा हो जाती है, जिसे बेसिकली ट्रेड ऑफ्स कहते हैं हम। इसके तो काफी रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स अब आने लगे हैं। जैसे शिपिंग इंडस्ट्री का इशू ले लो। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी आईएमओ ने शिपिंग के लिए एक ग्लोबल कार्बन प्राइसिंग फाइनल की है, जिसे 2050 तक उन्हें नेट जीरो पर आना है। एक्सपेक्टेशन ये है कि हर साल $10 बिलियन टैक्स जमा होगा इससे। पर जियोपॉलिटिक्स तो यहाँ भी आड़े आ ही गई। हाँ, क्योंकि यूएस ने टॉक से एग्जिट कर लिया तुरंत। उन्होंने क्लियर वार्निंग दी है कि अमेरिकन शिप्स पर कोई इंटरनेशनल कार्बन टैक्स लागू नहीं होगा, चाहे कुछ हो जाए। ग्लोबल टैक्सेस तो हमेशा से कंट्रोवर्शियल ही रहे हैं सॉवरेनिटी के इशू पे। लेकिन अगर आपको सबसे कॉम्प्लेक्स ट्रेड ऑफ समझना है ना, जिसका एक्चुअल इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे पड़ेगा, तो इंडिया के पावर सेक्टर में हो रहे SO2 वर्सेस CO2 डायलेमा को देखना पड़ेगा। ये FGD वाला इशू, राइट? हाँ, हाल ही में एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने एक ऑर्डर निकाला जिसके तहत देश के बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट्स को फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन यानी FDG सिस्टम लगाने से छूट दे दी गई है, उन्हें एग्जेम्प्ट कर दिया है। एक सेकंड, ये छूट क्यों दी गई? FDG सिस्टम्स तो बेसिकली हवा में से सल्फर डाइऑक्साइड निकालते हैं ना, एक फिल्टर की तरह। आजकल वैसे ही पोल्यूशन इतना बढ़ गया है कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है, और हम बोल रहे हैं पावर प्लांट्स को क्या फिल्टर मत लगाओ। ये तो बिल्कुल काउंटर प्रोडक्टिव लग रहा है मुझे। मैं बताता हूँ, ये एक क्लासिक कैच-22 सिचुएशन है और इसका लॉजिक बहुत फैसिनेटिंग है। पहली बात तो ये समझिए कि इंडिया में जो नेचुरली कोयला निकलता है उसमें सल्फर कंटेंट ऑलरेडी बहुत कम होता है, करीब 0.3 से 0.5% तक। ओके, तो पोल्यूशन वैसे ही कम होना चाहिए। वही, अब अगर हम जिद करके सारे पावर प्लांट्स में जबरदस्ती FGD लगवा दें तो पहला इशू आएगा इकोनॉमिक। इसका टोटल कैपिटल कॉस्ट आएगा करीब 1.16 लाख करोड़ रुपए। ये कॉस्ट प्लांट ओनर्स अपनी जेब से तो देंगे नहीं, बिल्कुल, वो क्लियरली बिजली के बिल में ऐड होगा। इससे एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का इलेक्ट्रिसिटी बिल डायरेक्टली काफी बढ़ जाएगा। ओके, इकोनॉमिक प्रेशर में समझ गई। पर देखो, अगर मिडिल क्लास थोड़ी एक्स्ट्रा कॉस्ट देकर साफ हवा ले सके, हेल्थ बचा सके, तो उसमें एनवायरमेंटल लॉजिक तो होना ही चाहिए ना, कुछ तो फायदा होगा। और वही इस स्टोरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। उस एनवायरमेंटल लॉजिक का एक्चुअली मैथ ही काम नहीं कर रहा है यहाँ पर। कैसे? FTG मशीन्स को प्लांट्स में परमानेंटली चलाने के लिए मैसिव एनर्जी चाहिए होती है। वो एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से आएगी? ऑब्वियस सी बात है, कोयला और जलाकर। तो अगर हम सब जगह FDG लगा देना, तो उन फिल्टर्स को चलाने के चक्कर में ही 2025 से 2030 के बीच हम करीब 69 मिलियन टन्स एक्स्ट्रा CO2 प्रोड्यूस कर देंगे एनवायरनमेंट में। वेट, मतलब हम सल्फर हटाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा देंगे? एग्जैक्टली। और यहाँ केमिस्ट्री का एक बड़ा अजीब सा रूल है कि SO2 गैस जब हवा में जाती है तो वो एरोसोल्स बनाती है जो सनलाइट को वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट करते हैं। यानी SO2 ना शॉर्ट टर्म में धरती को ठंडा रखती है,
एक कूलिंग इफेक्ट देती है। अच्छा। दूसरी तरफ CO2 का तो हमें पता ही है, लॉन्ग टर्म वार्मिंग करती है, जो सदियों तक एटमॉस्फेयर में ट्रैप रहती है। तब सोचिए, अगर आप SO2 को हवा से निकालते हैं जो कूलिंग कर रही थी, और उसके बदले 69 मिलियन टन्स एक्स्ट्रा CO2 हवा में डालते हैं, तो टेक्निकली आप ग्लोबल वार्मिंग को और फास्ट स्पीड अप कर रहे हैं उल्टा। ओ माय गॉड, ये तो सच में माइंड बॉगलिंग है। मतलब हम सांस लेने वाली हवा की क्वालिटी ठीक करने गए और साइड इफेक्ट में हमने डायरेक्ट ग्लोबल वार्मिंग का स्विच दबा दिया। इसका तो मतलब है हम लोग क्लीन एयर और क्लाइमेट चेंज के बीच में बुरी तरह फंस कर रह गए। एक ठीक करो तो दूसरा बिगड़ता है। यही सबसे बड़ी रियलिटी है। यही वजह है कि पॉलिसी मेकर्स अब आर्टिकुलेट मैटर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जो डायरेक्टली हेल्थ को अफेक्ट करता है, अस्थमा वगैरह करता है। और मज़ेदार बात यह है कि PM को कंट्रोल करना उतना एनर्जी इंटेंसिव नहीं है जितना सल्फर को करना। तो जब पूरे साइंस और इकोनॉमिक्स ऐसे आपस में उलझ जाए तो लगता है हमें फाइनली लॉज और डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी का ही सहारा लेना पड़ता है। लीगल फ्रंट पर मैंने पढ़ा था कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का रूलिंग काफ़ी कुछ बदलेगा अब। उन्होंने ये इंटरप्रिटेशन दिया है कि फॉसिल फ्यूल्स का प्रोडक्शन ना अब इंटरनेशनल लॉ के अंडर एक इंटरनेशनली रॉन्गफुल एक्ट कैटेगराइज किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रेस स्टेटमेंट नहीं है। ये लाइन ना फ्यूचर में आने वाले बड़े क्लाइमेट लॉसूट्स का एक्चुअल लीगल बेस बनेगी। उसके साथ ही देखा जाए तो हेल्थ का डायमेंशन भी अब स्लोली मेन स्ट्रीम हो रहा है। पहले हम सिर्फ ग्लेशियर्स पिघलने की या पोलर बेयर्स की बात करते थे, पर अब बेलेम हेल्थ एक्शन प्लान इसका सबूत है कि प्रायोरिटी शिफ्ट हो रही है। हाँ, अब डिस्कशंस इस प्रैक्टिकल बात पर हैं कि एक्सट्रीम हीट वेव्स जब आएंगी तो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स कैसे काम करेंगे, गांव तक अलर्ट कैसे जाएगा, और जो अपने प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं उनमें मेडिसिन्स और लाइफ सेविंग वैक्सीन्स को इन एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से कैसे बचाया जाएगा। अच्छा, एक वर्ड आजकल हर बड़ी कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन में ना चमकता हुआ दिखता है, ग्रीन वॉशिंग। और इस फेक PR को काउंटर करने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी का एक नया ड्राफ्ट निकाला है। ये आपके हिसाब से एग्जैक्टली क्या करेगा? क्योंकि मुझे तो ये ऐसा लगता है जैसे किसी ठेले वाले ठीक ठाक तेल वाले भटूरे की प्लेट पर कोई डाइट फूड का स्टिकर लगा दे। तो स्टिकर लगाने से वो भटूरा हेल्दी तो नहीं हो जाता, वैसे ही किसी भी रैंडम प्रोजेक्ट पर ग्रीन लेबल लगाने से एनवायरनमेंट का तो कोई भला नहीं हो रहा। ये छोले भटूरे का कंपैरिजन टेक्निकल डेफिनेशन को लिटरली सबसे ठीक से समझाता है यहाँ पे। टैक्सोनॉमी आप मान लीजिए बेसिकली एक स्ट्रिक्ट डाइटरी चार्ट है बैंक्स और बड़े इन्वेस्टर्स के लिए। अगर कोई प्रोजेक्ट क्लेम करता है कि वो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है, हमें ग्रीन लेबल दो, और फिर बैंक से सस्ते इंटरेस्ट रेट्स मांगता है, तो टैक्सोनॉमी उस क्लेम को वेरीफाई करेगी रिगरसली। तो उसमें एक्चुअल में चेक क्या करेंगे वो लोग? इसमें क्लियर टेक्निकल पैरामीटर्स हैं कि क्या जेन्युइनली ग्रीन है, नेचर को बेनिफिट कर रहा है, और क्या सिर्फ ट्रांजिशन सपोर्टिव है, यानी बस थोड़ा सा बेटर है पुराने से। इस सिस्टम से ये होगा कि इन्वेस्टर्स का जो एक्चुअल पैसा है वो जेन्युइनली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स में जाएगा, इन फेक ग्रीन वॉशिंग वाले PR कैंपेन्स में ब्लॉक नहीं होगा। ये टैक्सोनॉमी वाली चीज तो जरूरी थी। एक और वर्ड या टेक्नोलॉजी कहूँ जिस पे आजकल बहुत जोर दिया जा रहा है, वो है कार्बन कैप्चर। पर मैं जब पढ़ रही थी तो इसमें 2 टर्म्स आते हैं और इनमें लोगों को अक्सर कंफ्यूजन रहता है, CCS और CCU। मुझे इसमें थोड़ा डिफरेंस क्लियर करना था आपसे। देखो, CCS का मतलब हुआ कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, राइट? जहां आपने CO2 को इंडस्ट्री की चिमनी से पकड़ा डायरेक्टली और जमीन के अंदर किसी डीप रॉक फॉर्मेशन में हमेशा के लिए इंजेक्ट कर दिया ताकि वो वापस हवा में ना जाए। ठीक है, स्टोरेज का पार्ट आपने ठीक समझा। और दूसरा टर्म जो आपने बोला CCU, यानी कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन। इसमें बेसिक फर्क ये है कि आप कार्बन को चिमनी से पकड़ते तो हैं, पर उसे जमीन में दबाने की जगह किसी यूजेबल प्रोडक्टिव प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे सिंथेटिक फ्यूल्स, केमिकल्स या फिर सीमेंट बनाना। ओह वाओ, दिस इज लाइक द एब्सोल्यूट क्लासिक मिडिल क्लास माइंडसेट यार। जैसे जब हमारी टी-शर्ट पुरानी हो जाती है या थोड़ी फट जाती है तो हम उसको ऐसे ही डस्टबिन में नहीं डालते, हम उसको पहले पोछा बनाकर गाड़ी साफ करने के लिए रीयूज करते हैं। वेस्ट का एब्सोल्यूट बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन होता है हमारे घरों में। तो CCU भी एसेंशियली यही कर रहा है, वेस्ट CO2 को पोछा यानी एक प्रोडक्ट बना रहा है। एग्जैक्टली, ये एकदम एक्यूरेट एनालॉजी है। और इस रीयूज माइंडसेट को ना बड़े इंडस्ट्रियल लेवल पर लाने के लिए ही डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अपना पहला CCU टेस्ट बेड लॉन्च किया है, जिसे उन्होंने नाम दिया है CCU सीमेंट क्लस्टर।
पर सिर्फ सीमेंट ही क्यों चुना उन्होंने सबसे पहले? क्योंकि सीमेंट इंडस्ट्री एक हार्ड टू अबेट सेक्टर है, यानी वहाँ की केमिस्ट्री ऐसी है कि वहाँ से कार्बन एमिशंस कंप्लीटली हटाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो इस टेस्ट बेड में ऐसी टेक्नोलॉजीज चेक की जा रही हैं जो इस वेस्ट CO2 को मिनरलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू डायरेक्टली सीमेंट के अंदर ही फिक्स कर देंगी, सीमेंट का पार्ट बना देंगी। ये तो मस्त है, मतलब पोल्यूशन से ही बिल्डिंग मटेरियल बन रहा है। हाँ, और इसके आगे का R&D रोड मैप भी उन्होंने 2045 तक के लिए पूरा 3 फेजेस में क्लियर कर दिया है। पहले वो डीपली रिसर्च करेंगे, फिर उसको फैक्ट्री लाइंस में इंटीग्रेट करेंगे और आखिर में कमर्शियल स्केल पर उसको डिप्लॉय करेंगे। टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री से थोड़ा उठकर अब हम एवरीडे लाइफ पर आते हैं। UNEP का एक ग्लोबल फूड वेस्ट ब्रेक थ्रू लॉन्च हुआ है, जिसका गोल ये है कि 2030 तक ग्लोबल फूड वेस्ट को सीधा आधा करना है और वहां से जो मीथेन एमिशंस निकलते हैं उनको ड्रास्टिकली गिराना है। अब मीथेन वाला एंगल तो हम बाद में देखेंगे, पर अगर सिर्फ फूड वेस्ट की बात करें ना, ये प्रॉब्लम बड़ी ग्लोबल लगती है, पर ये हमारे अपने फ्रिजेस से शुरू होती है। वही तो, सप्लाई चेन के अलावा इंडिविजुअल हैबिट्स भी तो हैं। एग्जैक्टली। बची हुई रात की दाल या सब्जी फ्रिज के किसी कोने में तब तक चुपके रखी रहती है जब तक वो टोटली कलर ना बदल ले और उसमें से अजीब सी स्मेल ना आने लगे। फिर अचानक से एक दिन फ्रिज साफ करते वक्त उसको निकालकर कचरे में डाल दिया जाता है कि ये तो खराब हो गया। ये ऐसी सीमिंगली छोटी आदतें हैं जो मैक्रो लेवल पर जब एड अप होती हैं तो पूरा एक क्लाइमेट डिजास्टर बनती हैं। हम हमेशा ग्लोबल सप्लाई चेन्स और मंडी वालों को ब्लेम करते हैं, पर हमारे अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन और थ्रोइंग पैटर्न्स भी तो उतने ही रिस्पॉन्सिबल है ना इसके लिए। लेकिन एक काफी अच्छी बात यह है कि टेक्नोलॉजी अब सिर्फ ऐसी बड़ी हैवी इंडस्ट्रीज के पास नहीं रही है, मतलब आम लोगों के पास आने लगी है टेक। हाँ, एग्रीकल्चर सेक्टर का ही एग्जाम्पल लीजिए। ICRI-SAT और आईकार ने मिलकर वहां एक ISAT बनाया है जिसका फुल फॉर्म है इंटेलिजेंट सिस्टम्स एडवाइजरी टूल। ये प्रैक्टिकली एक AI पावर्ड व्हाट्सएप बॉट है। व्हाट्सएप बॉट, वो भी डायरेक्ट फार्मर्स के लिए। ये बड़ा प्रैक्टिकल लग रहा है सुनने में, क्योंकि व्हाट्सएप तो बाहर गांव में चल रहा है। वही तो इसका जीनियस है। ये बॉट बेसिकली फार्मर्स को हाइपर लोकल और डायरेक्ट एडवाइजरी देता है। यानी अगर किसी के पास एक गांव में छोटा सा खेत है तो उसे अपने फ़ोन पर रियल टाइम अलर्ट आएगा कि भाई अगले 3 दिन तक आपके इलाके का टेम्परेचर कैसा रहेगा, खेत में कब इरिगेशन करना बेटर होगा और किस फसल पर कब पेस्ट अटैक का ज़्यादा खतरा है। AI इन कॉम्प्लेक्स क्लाइमेट मॉडल्स को सीधा प्रोसेस करके फार्मर की लोकल भाषा में ट्रांसलेट करके दे रहा है। ये हुई ना बात, ये एक्चुअल एम्पावरमेंट है यार। जब हाई लेवल पॉलिसी और टेक रियल लाइफ में छोटे डिसीजन मेकिंग को आसान बनाए। पर देखिए, इतना सब कुछ तो हो रहा है चारों तरफ। हमने AI की बात की, नई पॉलिसीज देखी, ग्लोबल समिट्स के बारे में जाना। इन सब के बावजूद जब भी मैं आकर ये रिपोर्ट्स और क्लाइमेट इंडेक्सेस पढ़ती हूँ तो लगता है हम बस पेपर पर जीत रहे हैं, प्रोग्रेस दिख रही है, बट एक्चुअल में पीछे जा रहे हैं। रियलिटी चेक्स हमेशा थोड़े हार्श ही होते हैं इस फील्ड में। वही तो। अब जरा हम इन इंडेक्स की रियलिटी चेक लेते हैं। एमिशंस गैप रिपोर्ट 2025 जो UNEP निकाली है, उसका तो टाइटल ही उन्होंने रखा है ऑफ टारगेट। उन्होंने क्लियर लैंग्वेज में बोल दिया कि 1.5 डिग्री की लिमिट तो अब आप भूल ही जाओ। और सबसे डराने वाला फिगर इस रिपोर्ट में ये था कि 2024 में ग्लोबली हमारे एमिशंस कम होने के बजाय 2.3% एक्चुअली बढ़ गए हैं, जबकि इनको इस डेकेड में ड्रास्टिकली गिरना चाहिए था। ये जो 2.3% ग्रोथ है, इसका मतलब डीपली समझिए। ये सिर्फ एक छोटा सा स्टैटिस्टिकल जंप नहीं है। इस बढ़ती ट्रेजेक्ट्री पर न चाहे हम करंट सारी ग्लोबल पॉलिसीज को पूरी तरह ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट भी कर लें, उन्हें फेल न भी होने दें, तो भी दुनिया सदी के अंत तक रफली 2.3 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होगी। और हम तो इस वार्मिंग का असर ऑलरेडी अभी से फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में। WMO की द स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट आई थी। 2024 ऑफिशियली पूरे एशिया का आज तक का सबसे वार्मेस्ट ईयर था। हम सबको ऑब्वियसली याद है पिछली गर्मियों में क्या हाल था, जब नॉर्थ इंडिया स्पेशली यूपी और दिल्ली के कुछ हिस्सों में टेम्परेचर्स 50 डिग्रीज को क्रॉस कर रहे थे। लोगों के AC फट रहे थे, वॉल्स गर्म थी, रोड्स लिटरली पिघल रही थी बाहर। और WMO यही फोरकास्ट कर रहा है कि 2025 से 2029 के बीच आने वाले इन 5 सालों में किसी एक साल में ये 1.5 डिग्री ग्लोबल एवरेज की लिमिट परमानेंटली क्रॉस होने के 86% चांसेस हैं अब। और जो ये इतनी सारी एक्सेस हीट जनरेट हो रही है ना, उसका डायरेक्टली असर हमारी रैंकिंग पर भी पड़ रहा है इंटरनेशनल लेवल पे।
क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी CCPI का नया डेटा देखा मैंने। इंडिया इसमें पहले कंसिस्टेंटली टॉप 10 में आता था, अच्छी परफॉर्मेंस थी। एकदम से इस साल हमारी रैंक ड्रॉप होकर 23rd हो गई। रैंक का गिरना काफी शॉकिंग तो था, पर इसका रीजन भी समझना जरूरी है। वहीं पे एक सेकंड, मेरा सवाल यही था कि हमने तो अभी रीसेंट गवर्नमेंट डेटा में देखा था कि इंडिया ने अपनी नॉन फॉसिल फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी यानी जो अपना सोलर, विंड, हाइड्रो ये सब है, इसको ओवरऑल कैपेसिटी का 50% तक बढ़ा लिया है, जो कि एक अच्छी अचीवमेंट है। फिर हमारी रैंक अचानक से इतनी नीचे क्यों चली गई? क्या पैरामीटर्स थे? रैंक इतनी बुरी तरह गिरने का प्राइमरी रीजन ये है कि ये इंडेक्स नेचर में रिलेटिव होता है, एब्सोल्यूट नहीं। मतलब आप अपने लेवल पे अच्छा कर रहे हैं, पर दूसरे देशों ने अपनी पेस अचानक बहुत ज्यादा बढ़ा दी है इस एक साल में, खासकर यूरोप और चाइना ने। उन्होंने अपनी क्लीन टेक डिप्लॉयमेंट्स ऑलमोस्ट डबल कर दी हैं। ओह, तो हम रेस में स्लो पड़ गए बाकियों से। हाँ, और इसका एक दूसरा कोर रीजन ये भी है कि हमारी देश की ओवरऑल एनर्जी डिमांड जो है ना, वो इतनी फास्ट ग्रो कर रही है पॉपुलेशन और डेवलपमेंट की वजह से कि फॉसिल फ्यूल्स यानी कोयले का एब्सोल्यूट कंजम्पशन टोटल क्वांटिटी में एक्चुअली कम होने के बजाय लगातार बढ़ रहा है, डिस्पाइट दैट मैसिव रिन्यूएबल ग्रोथ। अच्छा, तो सोलर लग रहा है, पर एनर्जी इतनी चाहिए कि कोयला भी और जलाना ही पड़ रहा है साथ में। और ऊपर से क्लाइमेट रिस्क्स इंडेक्स बताता है कि पिछले 30 सालों में एक्सट्रीम वेदर से मोस्ट अफेक्टेड टॉप 10 कंट्रीज में से लगभग सभी डायरेक्टली ग्लोबल साउथ से आते हैं, जिसमें इंडिया ऑफिशियली 9th मोस्ट अफेक्टेड कंट्री रैंक हुई है इन पिछले 3 दशकों में। और क्या इन रिपोर्ट्स में स्पेसिफिकली किसी इकोनॉमिक या ह्यूमन इम्पैक्ट का नंबर भी दिया है? हाँ, और इसमें इकोनॉमिक डैमेज कोई थोड़ा बहुत नहीं है। करीब $170 बिलियन का एस्टिमेटेड लॉस हुआ है हमें, और लगभग 80,000 से ज्यादा कैजुअलिटीज, एक्चुअल डेथ्स एक्सट्रीम वेदर की वजह से हुई हैं इस टाइम फ्रेम में। एक और रिपोर्ट है जिसने इन सब अलग अलग रिपोर्ट्स और ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम्स को एक लोकल सिटी लेवल पे कनेक्ट किया है। उसका नाम है ग्लोबल कूलिंग वॉच 2025। उनका प्रोजेक्शन ये है कि आने वाले 2050 तक प्रैक्टिकली पूरी दुनिया में एयर कंडीशनर्स की डिमांड आज के मुकाबले सीधा 3 गुना होने वाली है। ये एसी डिमांड का डायरेक्ट कनेक्शन ना हमारे अर्बन हीट आइलैंड से है, जो हम शहरों में देखते हैं। जब एक ही शहर लगातार तेजी से कंक्रीट से भर जाता है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स आती हैं और ग्रीनरी कंप्लीटली कम हो जाती है, तो वो सारा सीमेंट और एसफॉल्ट दिन भर की हीट को बुरी तरह ट्रैप करता है। एक ही सिटी में अगर आप देखें तो वो हैविली कंक्रीट वाली जगह आसपास के ओपन ग्रीन एरियाज से 5 से 10 डिग्री तक ज्यादा गर्म हो सकती है इजीली। तो इसका ओवरऑल मतलब तो यही हुआ कि जितनी ज्यादा बाहर गर्मी बढ़ेगी, लोग हीट वेव से बचने के लिए उतने ही और नए एसी चलाएंगे। जितने ज्यादा एसी यूनिट्स एक बिल्डिंग में चलेंगे, बाहर की हवा में उतनी और गर्मी फेंकी जाएगी कंप्रेसर से, और उन 3 गुना ज्यादा एसीज को पावर देने के लिए ऑब्वियसली और कोयला जलेगा। एक कंप्लीट अनएंडिंग विशियस साइकिल बन गई है ये तो। अच्छा, अभी तक हमने CO2 की, कार्बन एमिशंस की और हवा में SO2 की इतनी बात की, पर लगता है इस सारी डिस्कशन में सबसे बड़ा साइलेंट विलन जो है वो शायद मीथेन गैस है, जिसके बारे में कम बात होती है। मीथेन सच में एक बहुत ही निग्लेक्टेड पर हाईली डेंजरस इशू है क्लाइमेट एक्शन में। हाँ, UNEP की एक नई रिपोर्ट आई है अनायन मीथेन 2025। मैं कल ही पढ़ रही थी कि मीथेन ना अगर देखा जाए तो CO2 के कंपैरिजन में 20 साल के शॉर्ट टाइम फ्रेम में ऑलमोस्ट 80 गुना ज्यादा पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है। 80 टाइम्स इज ह्यूज। वही, और इसलिए मीथेन सच में एक अर्जेंट और इमीडिएट थ्रेट है हमारे लिए। इसका सबसे बड़ा और प्रिवेंटेबल इंडस्ट्रियल सोर्स पता है क्या है? वो है गैस फ्लेयरिंग, जो ग्लोबली ऑयल कंपनीज करती हैं। गैस फ्लेयरिंग, ये क्या प्रोसेस होता है? देखिए, जब भी बड़ी बड़ी ऑयल कंपनीज जमीन के अंदर से या समुंदर से कच्चा तेल एक्सट्रैक्ट करती है ना, तो नेचर में उस तेल के साथ नेचुरल गैस भी थोड़ी मात्रा में बाहर आती है। अच्छा, तो उस गैस को यूज क्यों नहीं कर लेते हैं हम? करना तो वही चाहिए, पर अगर वहां उस रिमोट साइट पर उस गैस को प्रॉपर्ली स्टोर करने या पाइप्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करने का महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, तो ये कंपनीज क्या करती हैं? पैसे बचाने के लिए उस सारी वैल्यूएबल गैस को वहीं का वहीं ओपन हवा में जला देती हैं, जिसे हम टेक्निकल टर्म्स में फ्लेयरिंग कहते हैं। सिर्फ इस एक अजीब आदत की वजह से ना 2014 में करीब 389 मिलियन टन्स CO2 इक्विवेलेंट एमिशंस डायरेक्टली हवा में गए हैं,
जिसको आराम से रोका जा सकता था। ओ, तभी वो ग्लोबल मीथेन प्लेज लाया गया था, जिसमें ये सारी कंट्रीज ने टारगेट रखा है कि 2030 तक हम लोग मीथेन एमिशंस को मिलकर 30% कट करेंगे ग्लोबली। पर मैंने नोट किया उस लिस्ट में कि इंडिया ने एक्चुअली इस ग्लोबल प्लेज को साइन ही नहीं किया है। जब मीथेन इतनी बुरी और खतरनाक है, हमें नुकसान भी हो रहा है, तो इंडिया इससे प्रैक्टिकली बाहर क्यों खड़ा है? ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक काफी कंसेप्चुअल और ट्रिकी सवाल है। देखो, यूएस, यूरोप और इन वेस्टर्न देशों के जो मीथेन एमिशंस हैं वो मेनली उनकी इन्हीं फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री और गैस फ्लेयरिंग वगैरह से आते हैं, जिसे टेक्नोलॉजी लगाकर रिलेटिवली आसान तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। और उनके पास पैसे भी हैं। पर इंडिया के केस में मीथेन एमिशंस का सबसे बड़ा प्राइमरी सोर्स क्या है पता है? वो हमारी एग्रीकल्चर और लाइवस्टॉक है, यानी हमारी धान की राइस की खेती और जो करोड़ों कैटल हैं फार्मिंग में। ओहो, तो मतलब हमारी रूट्स फार्मिंग से जुड़ी हैं मीथेन एमिशंस में। हाँ, अब अगर हम उन ग्लोबल टारगेट्स को ब्लाइंडली साइन करते हैं वहां जाकर, तो इसका डायरेक्ट असर और रिस्ट्रिक्शन हमारे करोड़ों छोटे और मार्जिनल किसानों पर पड़ेगा, गांव-गांव में, जो डायरेक्टली उनकी इनकम और सर्वाइवल का इशू बन जाएगा अगले दिन ही। इसलिए इंडिया वहां से बाहर है और अपना डोमेस्टिक एक्शन प्लान इस मामले में कंप्लीटली खुद डिजाइन कर रहा है, बिना किसी इंटरनेशनल मैंडेट या वेस्टर्न प्रेशर में आए। ये सब सुनने के बाद तो एकदम साफ हो गया कि क्लाइमेट एक्शन, जिसे हम हमेशा एनवायरनमेंट का टॉपिक मानते हैं, वो सिर्फ गुड इंटेंशंस या पेड़ लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये कम्प्लीटली सर्वाइवल, इकोनॉमिक्स और ग्लोबल पावर का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और अजीब सा मैट्रिक्स है, जहाँ एक ठीक करो तो दूसरा टूट जाता है। इस पूरी डीप डाइव और सारी रिपोर्ट्स को सुनने के बाद फाइनली मुझे लगता है हम ह्यूमन बींग्स एक ऐसी अजीब और आयरॉनिकल सिचुएशन में खड़े हैं आज, जहां नेचर को बचाने के लिए हमें ऐसी कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजीज और फिल्टर्स डेवलप करने पड़ रहे हैं जिन्हें खुद चलाने के लिए और भी ज़्यादा फॉसिल एनर्जी और पावर चाहिए। हाँ भाई, ट्रेड ऑफ वाली बात। बिल्कुल, FGD फिल्टर लगाने में हम एक्स्ट्रा CO2 बढ़ा रहे हैं हवा में, फिर उस CO2 को पकड़ने के लिए CCUS टेस्ट बेड बनाने में मैसिव एक्सट्रीम पावर फूंक रहे हैं। हम गोल पे जा रहे हैं या और दूर जा रहे हैं, समझ नहीं आता। और मेरे ख्याल से यही वो बड़ा और अनकंट्रोलेबल सवाल है जो हर लिसनर को या स्टूडेंट को खुद से इस विषय पे पूछना चाहिए, अपने लेवल पे सोचे। क्या हम पॉलिसी मेकर्स लेवल पर प्रैक्टिकली सीरियसली सॉल्यूशंस डिज़ाइन कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, या हम बस अपनी आज की इमीडिएट प्रॉब्लम्स की शेप और फॉर्म कंटिन्यूअसली बदल रहे हैं ताकि इस सेंचुरी की प्रॉब्लम हमें अभी टैकल ना करनी पड़े और हम इसको पुश करते रहें। बहुत डीप थॉट है ये। देखो, ह्यूमन बींग्स की हिस्ट्री में हमारी सबसे बड़ी सुपर पावर हमेशा से हमारी नेचुरल अडेप्टेबिलिटी रही है। हम हर एक्सट्रीम सिचुएशन में जैसे तैसे ढल ही गए एज अ स्पीशीज। पर आज सवाल ये है कि क्या अब एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर के बदलने की जो स्पीड है वो हमारी नेचुरली अडेप्ट करने की लिमिट को फाइनली आउटपेस कर रही है या नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस चैप्टर 2, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। इमेजिन करो, सुबह सुबह किचन में नॉनस्टिक पैन पर ऑमलेट बन रहा है। हाँ, और अचानक से कोई आकर बोले कि उस पैन की कोटिंग और आर्कटिक के पोलर बेयर्स के बीच एक डायरेक्ट लाइफ एंड डेथ कनेक्शन है। एग्जैक्टली, कैसा लगेगा सुनकर? इकोलॉजी एक्चुअली यही है। सुनने में बड़ा एकेडमिक और हेवी लगता है ना, जैसे बस एग्जाम के लिए रट्टा मारना हो। पर सच कहूं तो ये बिल्कुल हमारे आसपास के रियल लाइफ फैमिली ड्रामा जैसा ही है। सही में? कौन किसका खाना खा रहा है, किसको अपने घर से बाहर निकाल दिया गया है, और कौन सर्वाइव करने के लिए बिल्कुल अपना रूप बदल रहा है। और आज के इस डिस्कशन का मेन मिशन यही है कि इन सारे हैवी टेक्निकल टर्म्स को एक इंटरकनेक्टेड कहानी की तरह समझा जाए। जैसे अभी नॉनस्टिक पैन का जिक्र हुआ, राइट। उसमें जो केमिकल्स यूज होते हैं, PFAS या पर एंड पॉलीफ्लोरोअल्काइल सब्सटेंसेस, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह है। मतलब सिर्फ पैन्स में नहीं? बिल्कुल नहीं, वाटरप्रूफ जैकेट्स, कॉस्मेटिक्स, सब जगह। इनका एक कॉमन वेरिएंट PFOS है, पर इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनका निकनेम है। इन्हें फॉरएवर केमिकल्स कहते हैं। फॉरएवर? हाँ, क्योंकि ये नेचर में कभी ब्रेक डाउन नहीं होते। अगर इसको एक आसान एनालॉजी से समझें तो PFAS उन अनोइंग रिश्तेदारों की तरह है जो एक बार घर में घुस आएं
तो वापस जाने का नाम ही नहीं लेते। हंसी आती है पर ये सच है, और इसकी वजह से बायो अक्यूमुलेशन होता है। राइट, मतलब ये सॉइल और वाटर से होते हुए एनिमल्स और इंसानों की बॉडी में जमा होने लगते हैं। एग्जैक्टली और एक बार बॉडी में जमा होने लग गए तो फर्टिलिटी डिक्लाइन, डेवलपमेंटल इश्यूज और लंबी हेल्थ प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर एंट्री होती है पोलर बेयर्स की। हाँ, वो कैसे? एक नई डिस्कवरी के हिसाब से पोलर बेयर्स के फर में एक ऑयली सब्सटेंस मिलता है, एक सीबम, जो उन्हें बर्फ और फ्रीजिंग पानी में बिल्कुल ड्राई रखता है। वो वाओ, नेचुरल वाटरप्रूफ जैकेट। सही पकड़ा। साइंटिस्ट सब इस सीबम से इंस्पायर होकर इन फॉरएवर केमिकल्स का एक सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव बनाने की सोच रहे हैं। अगर ये नेचुरल सोल्यूशन स्केल हो गया ना, तो इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए ये एक मैसिव स्ट्रक्चरल चेंज होगा। लेकिन आयरनी तो देखो, जिस जानवर से हम अपनी इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, उनका अपना घर, उनका इकोसिस्टम कोलैप्स हो रहा है बहुत तेजी से। आर्कटिक रेंडियर की ही एक रीसेंट स्टडी आई है कि क्लाइमेट चेंज और आइस लॉस की वजह से 2100 तक इनकी आबादी 80% तक गिर सकती है। 80%? बहुत बड़ा नंबर है। और सिर्फ जमीन पर नहीं, पानी के अंदर जो क्रिल होते हैं, ये छोटे क्रस्टेशियंस जो मरीन फूड चेन का फाउंडेशन है, वो खतरे में है। क्रिल के बिना तो मरीन इकोसिस्टम वैसे ही गिर जाएगा जैसे जेंगा गेम में बेस ब्लॉक निकालने से पूरी बिल्डिंग गिरती है। राइट। वेल से लेकर सील्स तक सब उस पे डिपेंड करते हैं, पर मार्केट में ओमेगा 3 ऑयल की डिमांड इतनी हाई है कि ओवरफिशिंग की वजह से क्रिल की आबादी बस खत्म हो रही है। और जब खाना कम होता है तो एपेक्स प्रेडेटर्स का बिहेवियर थोड़ा अजीब होने लगता है। वेल्स की बात करें तो उनका बिहेवियर सच में अजीब हो रहा है आजकल। हम्बैक वेल्स का बबल नेट फीडिंग तो काफी फेमस है। हाँ, पानी के अंदर बबल्स का एक जाल बनाती हैं शिकार पकड़ने के लिए। पर चिली में इसी फीडिंग के दौरान एक 23 साल के कयाकर को एक हम्बैट ने गलती से अपने अंदर निगल लिया था। वेट, सच में? हाँ, बच गया वो, पर सोचने वाली बात है। और ऑर्काज, जिन्हें किलो वेल्स कहते हैं, उनका एक नया वीडियो सामने आया है जहां वो ह्यूमंस को अपना शिकार, अपना खाना ऑफर कर रही हैं। ऐसे जैसे कोई पड़ोसी टिफिन शेयर करने आया। हाँ, एग्जैक्टली। ये क्या चल रहा है? देखिए, ऑर्किड्स हाईली इंटेलिजेंट होती हैं। जब वो ह्यूमंस को हंटेड प्रे ऑफर करती हैं, हाँ। तो ये एक इंटरस्पीशीज कम्युनिकेशन टेस्ट जैसा है। मतलब वो हमारा टेस्ट ले रही हैं? हाँ, वो हमारी बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करके देख रही हैं कि हम रिएक्ट कैसे करते हैं। एक कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेस चल रही है उनके दिमाग में। ये समझना जरूरी है कि जब इकोसिस्टम का बैलेंस हिलता है तो ये एपेक्स प्रेडेटर्स नई स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं। जमीन पर भी यही हो रहा है। अगर मरीन प्रेडेटर्स ह्यूमन से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो जमीन के एपेक्स प्रेडेटर्स भी हमारी सोसाइटी के बहुत करीब आ रहे हैं। टाइगर्स की बात कर रहे हो? हाँ, इंडिया के बिग कैट्स का एग्जाम्पल लेते हैं। NCBS यानी नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज, उनका डेटा कहता है कि पिछले 20 सालों में इंडिया में टाइगर पॉपुलेशन 30% बढ़ गई है। ये तो काफी पॉजिटिव न्यूज है ना? आज हमारे पास लगभग 3600 से ज्यादा टाइगर्स हैं, जो ग्लोबल पॉपुलेशन का 75% है। लेकिन यहाँ एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। क्या कॉन्ट्रडिक्शन? अगर नंबर्स इतने बढ़ रहे हैं, तो IUCN के ग्रीन स्टेटस असेसमेंट में टाइगर्स को क्रिटिकली डिप्लीटेड क्यों बोला गया है? ये तो सीधा सीधा ऑक्सीमोरन लग रहा है मुझे। ये कंफ्यूजन बहुत कॉमन है। एक्चुअली हम अक्सर दो अलग बेंचमार्क्स को मिक्स कर देते हैं। IUCN की दो मेन लिस्ट होती हैं। एक है रेड लिस्ट, जो एक्सटिंक्शन ट्रैक करती है। एग्जैक्टली, जो एक्सटिंक्शन रिस्क ट्रैक करती है, मतलब क्या स्पीशीज दुनिया से खत्म होने वाली है। वहां सिर्फ नंबर्स मैटर करते हैं। पर ग्रीन स्टेटस असेसमेंट बिल्कुल अलग चीज है। तो इसमें क्या देखते हैं? ये स्पीशीज की रिकवरी चेक करती है। इसका क्राइटेरिया ये है कि क्या कोई स्पीशीज अपने ओरिजिनल हिस्टोरिकल रेंज में वापस आ चुकी है, क्या वो अपना इकोलॉजिकल फंक्शन प्रॉपर्ली निभा रही है। मतलब सिर्फ नंबर नहीं, उनका एरिया भी मैटर करता है। बिल्कुल। टाइगर्स आबादी में जरूर बढ़े हैं, पर उनका हैबिटेट अभी भी उनके हिस्टोरिकल साइज के मुकाबले बहुत श्रिंक हो चुका है। इसीलिए वो ग्लोबली क्रिटिकली डिप्लीटेड कैटेगरी में आते हैं। समझ गया। तो जो थोड़ी बहुत सक्सेस हमें नंबर्स में मिली हैं, उसके पीछे एक्चुअली मैकेनिक्स क्या हैं? बेस तो 1973 में बने प्रोजेक्ट टाइगर और NTCA में सेट किया था। पर अब टेक का बहुत बड़ा रोल है। लिडार बेस्ड सर्वेज यूज हो रहे हैं। लिडार मतलब वो लेजर्स वाला सिस्टम? हाँ, फिर एक सिस्टम है M-Stripes, जो फॉरेस्ट गार्ड्स के पेट्रोल राउट्स को GPS के थ्रू जियो टैग करता है। और एक नया टूल आया है कैटरैट,
जो लाखों कैमरा ट्रैप फोटोज को ऑटोमेटिकली सेग्रीगेट करके एनालाइज करता है। वाओ, लिटरली बिग डेटा इन द जंगल। पर इस सक्सेस के बावजूद एक नया क्राइसिस खड़ा हो गया है। खाने का क्राइसिस? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बता रही है कि टाइगर का प्रे बेस जैसे चीतल, सांबर और बाइजन, उनकी आबादी कम हो रही है। और यही सबसे बड़ा इशू है। ये तो वैसा ही हो गया कि हॉस्टल के मेस में अचानक से खाना खत्म हो जाए। बिल्कुल सही एनालॉजी। अगर मेस में खाना नहीं मिलेगा तो बच्चे मजबूरन आधी रात को बाहर ढाबे पर आएंगे ही। और यही ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का कोर रीजन समझाता है। जब रिजर्व्स के अंदर प्रे एनिमल्स की कमी होती है तो टाइगर्स अपने टेरिटरी क्रॉस करके बाहर आते हैं और फिर गांव वालों और उनके पशुओं से टकराव होता है। हाँ, सिर्फ टाइगर के नंबर्स बढ़ाना कॉन्जर्वेशन नहीं है, उनके प्रे और हैबिटेट का इकोसिस्टम बैलेंस मेंटेन करना असली चैलेंज है। अगर टाइगर्स अपना खाना ढूंढते हुए कॉन्फ्लिक्ट में आ रहे हैं तो बाकी बिग कैट्स का क्या हाल है? मैंने सुना है स्नो लेपर्ड्स के साथ कोई जेनेटिक लेवल की प्रॉब्लम चल रही है आजकल। सही सुना है। लद्दाख में रिसेंटली 477 स्नो लेपर्ड्स काउंट हुए हैं, जो इंडिया का लगभग 70% है। अच्छा। पर स्टैनफोर्ड की एक नई स्टडी ने इनमें हिस्टोरिक इनब्रीडिंग आइडेंटिफाई की है। जब आबादी छोटे और आइसोलेटेड पॉकेट्स में घूमती है तो जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत कम हो जाती है। तो इससे नुकसान क्या है? इसका डायरेक्ट खतरा ये है कि अगर कोई एक स्पेसिफिक नई बीमारी आती है तो इनके पास उस इम्यूनिटी के लिए वेरिएशन नहीं होगा और पूरी की पूरी आबादी एक झटके में वाइप आउट हो सकती है। ओ बाप रे। और एशियाटिक लायंस का क्या सीन है? एशियाटिक लायंस अब सिर्फ गिर नेशनल पार्क तक सीमित है, पर वहाँ एक इंटरेस्टिंग सिम्बायोसिस है। कैसा सिम्बायोसिस? वहाँ मालधारी कम्युनिटी अपने ट्रेडिशनल नेसेस या सेटलमेंट्स में लायंस के साथ बिना किसी मेजर कॉन्फ्लिक्ट के कोएग्जिस्ट करती है। वैसे स्नो लेपर्ड्स का एक बड़ा फन फैक्ट है। क्या? इन्हें गोस्ट्स ऑफ द माउंटेन्स कहते हैं, पर बड़ी बिल्लियों की कैटेगरी में होने के बावजूद ये दहाड़ नहीं सकते। हाँ, ये सच है। इनके गले से रोअर की जगह एक अजीब सा छफ साउंड निकलता है। बिल्कुल। और जैसे पहाड़ों के इन प्रेडेटर्स को अडेप्ट करना पड़ता है, वैसे ही रिवर्स और ओशंस के टाइगर्स को भी सर्वाइव करने के लिए अपनी बायोलॉजी बदलनी पड़ी है। बात अगर पानी के टाइगर्स की करें तो गैंजीज रिवर डॉल्फिन की नई डीएनए और अकूस्टिक बेस्ड एस्टिमेशन आई है। राइट, जिसे सूसू भी कहते हैं। हाँ, इनकी ब्रीदिंग साउंड की वजह से इनको सूसू कहते हैं। अभी काउंट 6327 डॉल्फिन्स बता रहा है और इन्हें टाइगर ऑफ द गैंजीज माना जाता है। पर मुझे एक बात बताओ, अकूस्टिक एस्टिमेशन क्यों? उनकी फोटो क्यों नहीं खींच लेते हैं नॉर्मल वाइल्ड लाइफ की तरह? क्योंकि ये डॉल्फिन्स कंप्लीटली ब्लाइंड होती हैं। ब्लाइंड? पूरा टाइम पानी में और ब्लाइंड? हाँ, वो जहाँ रहती हैं, गंगा का मडी और गंदा पानी, वहाँ साइट का कोई फायदा ही नहीं है। इवोल्यूशन के थ्रू इन्होंने बैट्स की तरह एकोलोकेशन डेवलप कर लिया है। ओह वाओ, मतलब साउंड वेव से देखना। एग्जैक्टली, वो साउंड वेव्स भेजती हैं जो प्रे से टकराकर वापस आती हैं। इसीलिए मिनिस्ट्री ने इस बार अंडर वाटर साउंड यानी अकूस्टिक हाइड्रोफोन्स का यूज करके इनकी काउंट ली है। ये डॉल्फिन्स एक्चुअली रिवर हेल्थ का प्राइमरी इंडिकेटर हैं। पर पानी के अंदर इकोसिस्टम बहुत फ्राजाइल हो चुका है। डुगोंग्स, जिन्हें सी काउस कहते हैं, उनका नंबर इंडिया में अब सिर्फ 200 के करीब रह गया है। बहुत अलार्मिंग नंबर है ये। और ओशन की बात करें तो एक स्टारफिश की स्पीशीज है, सनफ्लावर स्टारफिश, जो सबसे बड़ी और फास्ट होती है। वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो गई है। उसके ना होने से पूरा केल्प फॉरेस्ट खत्म हो रहा है। ये चेन रिएक्शन कैसे चल रहा है? देखिए, सनफ्लावर स्टारफिश का मेन खाना होते हैं सी अर्चिन्स। अब जब डिजीज और पानी गर्म होने की वजह से स्टारफिश मर रही हैं, तो अर्चिन्स का टॉप प्रेडेटर गायब हो गया। तो अर्चिन्स बढ़ गए होंगे। अचानक से ब्लास्ट कर गई उनकी आबादी। और अर्चिन्स क्या खाते हैं? केल्प फॉरेस्ट्स, जो समुद्र के अंडरवाटर जंगल है। हाँ, अर्चिन्स उन्हें तेजी से खाकर बंजर जमीन में बदल रहे हैं। एक प्रेडेटर के हटने से पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो गया। तो इस डैमेज को रिवर्स करने के लिए कोई साइंटिफिक इंटरवेंशन हो रही है या बस हम स्पीशीज को खत्म होते देख रहे हैं? नहीं, टेक्नोलॉजी अब कंजर्वेशन का मेन हथियार बन रही है। फिलीपींस में कोरल ट्रायंगल के आसपास साउथ ईस्ट एशिया का पहला कोरल लार्वे क्रायो बैंक बनाया गया है। क्रायो बैंक मतलब कुछ फ्रीज कर रहे हैं? हाँ, इसे एक जेनेटिक वॉल्ट या स्पर्म बैंक की तरह इमेजिन किया जा सकता है। ये कोरल के लार्वे को अल्ट्रा लो टेम्परेचर्स पर प्रिजर्व करते हैं ताकि फ्यूचर में अगर रीफ्स ब्लीच हो जाएं या मर जाएं तो इन्हें वापस ग्रो किया जा सके। ये तो नेक्स्ट लेवल साइफाई लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम जमीन पर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स भी बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं। राइट, जैसे ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। हाँ,
AINDIDCO यानी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इस प्रोजेक्ट को गैलेथिया बे और कैम्बल बे के पास रन कर रहा है। ये प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा टेस्ट केस बन गया है कि कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर और वहां के डेलिकेट टर्टल्स और फॉरेस्ट के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए। एक मुश्किल बैलेंस है। पर जमीन और पानी की तबाही का असर तो आसमान में उड़ने वालों पर भी पड़ता है। अगर जंगल के सफाई कर्मचारियों की हालत देखें तो थोड़ा डर लगता है। आप वल्चर्स यानी गिद्ध की बात कर रहे हैं? हाँ, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का पहला नेशनल सर्वे आया है इस पर। व्हाइट रम्प्ड, इंडियन स्लेंडर बिल्ड और रेड हेडेड वल्चर्स की आबादी 70% तक गिर चुकी है हिस्टोरिकली। बहुत बड़ा लॉस है इकोसिस्टम के लिए। मेरे दिमाग में ना हमेशा एक सवाल आता है। हम पढ़ते हैं कि एक अकेली पेन किलर दवाई डिक्लोफिनैक इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है। एक छोटी सी दवाई पूरी स्पीशीज को ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट कैसे कर सकती है? इसका रीजन वल्चर्स की यूनिक बायोलॉजी और डिक्लोफिनैक के बायो एक्यूमुलेशन में छुपा है। कैसे? पहले गायों को जॉइंट पेन या इन्फ्लेमेशन के लिए डिक्लोफिनैक दी जाती थी। जब वो गाय मरती है तो केमिकल उसकी बॉडी में वैसे ही रहता है, ब्रेकडाउन नहीं होता। ओके। अब वल्चर्स का स्टमक एसिड इतना स्ट्रांग होता है कि वो एंथ्रैक्स और रेबीज जैसे खतरनाक बैक्टीरिया को आराम से पचा लेते हैं। एंथ्रैक्स को पचा लेते हैं? वाह। हाँ, पर उनकी बॉडी डिक्लोफिनैक प्रोसेस नहीं कर पाती। जब वो डिक्लोफिनैक वाला काकस खाते हैं तो ये ड्रग सीधा उनके किडनीज को फेल कर देता है। सिर्फ एक डेड बॉडी से? सिर्फ एक कंटामिनेटेड डेड बॉडी पूरे एक फ्लॉक को मारने के लिए काफी होती है। नेचर कितनी कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड है यार। और पेड़ों के ऊपर रहने वालों का भी हाल ठीक नहीं है। प्राइमेट्स इन पेरिल की नई रिपोर्ट आई है 2023 से 25 वाली। उसमें क्या फाइंडिंग्स है? इसमें दुनिया के टॉप 25 एंडेंजर्ड प्राइमेट्स की लिस्ट है, जिसमें अफ्रीका से क्रॉस रिवर गोरिल्ला और इंडोनेशिया से टापोलुली ओरंगुटैन शामिल है। और इंडिया से? इंडिया के वेस्टर्न हुलॉक गिबन और फायरिज लंगूर बस इस लिस्ट में आते आते बच गए हैं, पर खतरा उन पे भी कम नहीं है। पर क्या जंगल में सिर्फ ये बड़ी फ्लैगशिप स्पीशीज ही मैटर करती हैं? बिल्कुल नहीं। इकोसिस्टम उन जानवरों और इंसेक्ट से चलता है जो आमतौर पर न्यूज में नहीं आते। जैसे गोलायत बीटल। ये एक जायंट इंसेक्ट है जो जंगल के डेड ऑर्गेनिक मैटर को क्लियर करता है। इसे आप म्यूनिसिपल वर्कर ऑफ द फॉरेस्ट कह सकते हैं। म्यूनिसिपल वर्कर, नाइस। इसे इंडिकेटर स्पीशीज माना जाता है। अगर ये कम हो रहे हैं तो समझ लीजिए फॉरेस्ट की ओवरऑल हेल्थ खराब है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग जानवर है जिसका न्यूज में ज्यादा जिक्र नहीं होता, एशियन पाम सिवेट, जिसे टॉडी कैट भी कहते हैं। हाँ, इसका बहुत यूनिक कनेक्शन है इंसानों से। इसका एक वियर्ड सा इकोनॉमिक कनेक्शन है। अमीर लोग जो दुनिया की सबसे महंगी कॉफी लुआक कॉफी पीते हैं ना, वो एक्चुअली इन्हीं सिविट्स की देन है। लोगों को शायद पता नहीं होगा ये बनती कैसे है। वही तो। ये सिविट्स जंगल में कॉफी चेरीज खाते हैं, पर उनका सीड पच नहीं पाता और पूप के थ्रू बाहर आ जाता है। पूरा बीन वैसा का वैसा? हाँ, उसके डाइजेस्टिव एंजाइम से कॉफी का टेस्ट बदल जाता है और लोग उस पूप से निकली बीन्स को धोकर प्रोसेस करके हजारों रुपए में पीते हैं। नेचर की इकोनॉमी सच में अजीब है। सीरियसली। वेस्टर्न घाट्स में एक और स्पीशीज है, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल। इनके बीक पर एक अजीब सा हॉलो कास्क होता है। वो हेलमेट जैसा जो लगता है? हाँ, ये बड़े फल खाते हैं और जब दूर जाकर उनके बीज घेराते हैं तो पूरे फॉरेस्ट का रीजेनरेशन होता है। ये प्राइम सीड डिस्पर्सर्स हैं हमारे जंगलों के। अच्छी बात यह है कि इतनी प्रॉब्लम्स के बीच साइंटिस्ट अभी भी नई चीजें डिस्कवर कर रहे हैं। जैसे उत्तराखंड के रानीखेत में पहली बार इंडियन जायंट फ्लाइंग स्क्विरल देखी गई। ये तो रीसेंट न्यूज है। हाँ, और केरला के माथीकिट्टनचोला नेशनल पार्क में गोल्डन हेडेड सिस्टिकोला बर्ड मिली है। नई बटरफ्लाईज भी तो मिली हैं। राइट। हिमाचल में रेड एडमिरल बटरफ्लाई और अरुणाचल में यूथालिया मालाकाना की नई साइटिंग्स हुई हैं। और पुरानी चीजों में 506 मिलियन साल पुराना एक 3 आई वाला प्रेडेटर फॉसिल मिला है, मोसूरा फेंटोनी। ये सारी डिस्कवरीज इस बात का प्रूफ है कि नेचर कॉन्स्टेंटली अडेप्ट और इवॉल्व कर रही है। बिल्कुल। एक और अडेप्टेशन का बड़ा पॉपुलर एग्जाम्पल क्लाउनफिश है। ओह, वो फाइंडिंग निमो वाली फिश। इसका फन फैक्ट बड़ा गजब है। पता है, सबको लगता है निमो हमेशा निमो ही रहेगा, पर एक्चुअली सारी क्लाउनफिश प्रैक्टिकली मेल पैदा होती हैं। ये बहुत कम लोग जानते हैं। हाँ, एक ग्रुप में एक डोमिनेंट फीमेल होती है और एक डोमिनेंट मेल। अगर वो फीमेल मर जाए या चली जाए तो ग्रुप का सबसे डोमिनेंट मेल एक्चुअली अपना सेक्स चेंज करके फीमेल बन जाता है, सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए। एडेप्टेशन का इससे बेहतर क्या एग्जाम्पल होगा नेचर में? पर देखिए, जब नेचर इतनी तेजी से चेंज हो रही हो तो इंसानों को भी आगे आकर स्ट्रक्चरल चेंजेस करने पड़ते हैं।
कॉन्जर्वेशन अब सिर्फ जानवरों को उनकी जगह पर छोड़ देने का नाम नहीं रहा, हम अब उन्हें एक्टिवली रीलोकेट कर रहे हैं। जैसे एलिफेंट्स और राइनोस के केस में हम देख रहे हैं, हाथियों का ऑल इंडिया सिंक्रोनस एलिफेंट एस्टिमेशन 2025 पहली बार डीएनए बेस्ड मेथड से डंग सैंपल्स यूज करके हुआ है। नंबर्स क्या है इस बार? नंबर्स थोड़े अलार्मिंग हैं एक्चुअली। 22,446 वाइल्ड एलिफेंट्स, जो 2017 के काउंट से 18% कम है। सबसे ज्यादा साउथ इंडिया के वेस्टर्न घाट्स में है, जहां ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बहुत इंटेंस है। तो सरकार क्या कर रही है वहाँ? इसको मैनेज करने के लिए कर्नाटका ने एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव लिया है। वो आंध्र प्रदेश को अपने कुम्की एलिफेंट्स दे रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट कम करने के लिए। कुंकी एलिफेंट्स बेसिकली स्पेशली ट्रेन्ड कैप्टिव एलिफेंट्स होते हैं। इनका काम क्या होता है वहाँ? जब कोई वाइल्ड गुस्से वाला एलिफेंट गांव में घुस जाता है तो इन ट्रेन्ड कुम्कीज का यूज उन्हें काम करने, कैप्चर करने या फिर जंगल की तरफ वापस पुश करने के लिए होता है। ये वाइल्ड इंटेलिजेंस को टैकल करने के लिए ट्रेन्ड इंटेलिजेंस का प्रैक्टिकल यूज है। एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने का एक और बड़ा एग्जाम्पल असम में है। काजीरंगा और पोबितोरा से राइनोस को डिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क में ट्रांसलोकेट किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ उनकी डेंसिटी बहुत बढ़ गई थी। ये अच्छा स्टेप है। और IUCN ट्रैफिक की रिपोर्ट ने एक्चुअली इंडिया और नेपाल की बड़ी तारीफ की है कि इन्होंने पोचिंग को ड्रास्टिकली कम किया है। ये सक्सेस बहुत मायने रखती है, क्योंकि ग्लोबली 5 टाइप्स के राइनोज हैं। 5 टाइम्स? मुझे बस इंडिया वाला पता था। हाँ, ग्रेटर वन हॉर्न जो इंडिया में मिलते हैं, उसके अलावा जावन, सुमात्रन, ब्लैक और वाइट राइनोज होते हैं। इनके हॉर्न्स की ब्लैक मार्केट डिमांड हमेशा इनके एग्जिस्टेंस पर खतरा बनकर बैठी रहती है। पर आपने एनिमल शिफ्ट करने की बात की, पर कुछ लोग तो लिटरली मिट्टी से नई जिंदगियां निकाल रहे हैं। डी एक्सटिंक्शन का कॉन्सेप्ट अब रियलिटी बन रहा है। वही साइफाई जुरासिक पार्क वाली टेरिटरी। यस। US की कंपनी कोलोसल बायोसाइंसेज ने जेनेटिक मॉडिफिकेशन का यूज करके एक्सटिंक्ट डाया वुल्फ को वापस जिंदा करने का क्लेम किया है। वो गेम ऑफ थ्रोन्स वाले डाया वुल्व्स। हाँ, बिल्कुल वही। उन्होंने करंट डॉग सरोगेट मदर्स के जरिए 3 पप्स पैदा किए हैं, जिनका नाम उन्होंने रोम्युलस, रीमस और खलेसी रखा है। नाम भी एपिक रखे हैं। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसा है कि आप किसी 20 साल पुराने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक नया फंक्शनल कॉपी बना लें और उसको आज के मॉडर्न हार्डवेयर पर चलाने की कोशिश करें। पर मेरा पुशबैक यहाँ ये है, क्या हम इस प्लेइंग गॉड वाले कॉम्प्लेक्स में आकर उन एनिमल्स को इग्नोर नहीं कर रहे जो अभी जिंदा हैं और मर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा एथिकल और इकोलॉजिकल सवाल है जो आगे और उठेगा। एक एक्सटिंक्ट प्रेडेटर को आज के इकोसिस्टम में वापस लाना बहुत रिस्की हो सकता है। क्या वो आज के लोकल एनिमल्स को वाइप आउट कर देगा? वही डर है। इसलिए रीइंट्रोडक्शन बहुत केयरफुल होना चाहिए। जैसे रिसेंटली नागालैंड में एशियन जाइंट टॉर्टोइसेस, जिन्हें जंगल का छोटा हाथी कहा जाता है, उन्हें वापस उनके हिस्टोरिकल हैबिटेट में रीइंट्रोड्यूस किया गया है। ये सेंसिबल है। और काउंट भी बढ़ रहा है कुछ स्पीशीज का। केरला और तमिलनाडु ने नीलगिरी ताहिर का नया काउंट 2068 निकाला है, जो कि वहां कंजर्वेशन सक्सेस है। पर हमें क्लाइमेट बदलाव को नहीं भूलना चाहिए। सही बात है। हम इधर एनिमल्स को बचा रहे हैं, उधर क्लाइमेट चेंज पूरा खेल बदल रहा है। बिग 4 इंडियन स्नेक्स देखिए, जैसे इंडियन कोबरा, जो पहले वार्मर प्लेन्स तक लिमिटेड थे, अब नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के उन स्टेट्स में हैबिटेट एक्सपैंड कर रहे हैं, जहां पहले ठंड की वजह से उनका सर्वाइव करना लगभग नामुमकिन था। अब जब जानवर, उनका खाना और क्लाइमेट सब इतनी तेजी से शिफ्ट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो रूल्स और लॉज इस इकोसिस्टम को गवर्न करते हैं, उन्हें भी बदलना पड़ेगा। हमारे लीगल फ्रेमवर्क्स और फ्लोरा की अंडरस्टैंडिंग में बहुत बड़ा शिफ्ट आया है। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट का रीसेंट जजमेंट इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अभी तक का। उन्होंने अपने ऑर्डर्स में इकोसेंट्रिक अप्रोच को स्ट्रांगली एडवोकेट किया है, एंथ्रोपोसेंट्रिक के मुकाबले। अब तक हमारा लॉ यूजुअली एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच पर ही चलता था। अगर मैं इसको आसान भाषा में समझाऊं, एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब था कि नेचर एक सुपरमार्केट की तरह है, जहां बस शॉपिंग करनी है। राइट, जहां से ह्यूमंस अपनी जरूरत का सामान, मिनरल्स, लकड़ी निकालते हैं। उस मॉडल में नेचर की वैल्यू तभी है जब वो हमारे किसी काम आए। पर इकोसेंट्रिक अप्रोच का मतलब है कि नेचर उस घर के एक रिस्पेक्टेड बुजुर्ग की तरह है। यह एनालॉजी बहुत क्लियर करती है फर्क को, है ना? एक बुजुर्ग की अपनी एक इंडिपेंडेंट इंट्रिंसिक वैल्यू और इज्जत है, भले ही वो फाइनेंशियली हमें आज कुछ न दे रहा हो। हम उन्हें इसलिए रिस्पेक्ट नहीं करते कि उनसे पैसे मिलेंगे। बहुत खूबसूरती से समराइज किया। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट भी है। कौन से आर्टिकल्स आते हैं इसमें? आर्टिकल 48 स्टेट को डायरेक्ट करता है एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए,
और आर्टिकल 51AG इसे हर सिटीजन की फंडामेंटल ड्यूटी बनाता है। एक और बड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट का आता है। ओके। इसका मतलब यह है कि सरकार इन जंगलों और रिवर्स की मालिक नहीं है, वो सिर्फ एक ट्रस्टी है जिसका काम इन रिसोर्सेज को फ्यूचर जनरेशंस के लिए संभाल के रखना है। ये तो बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। और ये प्रोटेक्शन लॉज अब सिर्फ बड़ी कैट्स और हाथी के लिए नहीं है, फ्लोरा यानी प्लांट्स और फंजाई के लिए भी उतने ही स्ट्रिक्टली अप्लाई हो रहे हैं। कोई स्पेसिफिक एग्जांपल है दिमाग में? जैसे GM अल्फाफा या लूसन। US लगातार इंडिया पर प्रेशर बना रहा है कि इस जेनेटिकली मॉडिफाइड कैटल फोडर पर इंपोर्ट ड्यूटी कम की जाए और इसे अलाउ किया जाए क्योंकि इसमें कैटल के लिए प्रोटीन ज्यादा है। पर इंडिया ने क्या स्टैंड लिया है? इंडिया ने इसे एनवायरमेंटल और एग्रीकल्चरल कंसर्न्स की वजह से फिलहाल बैन रखा है। ऐसे ट्रेड पर स्ट्रिक्टली नजर रखना पड़ता है। आंध्र प्रदेश का रेड सैंडर्स यानी लाल चंदन देख लीजिए। ओ, वही पुष्पा मूवी वाला। हाँ, पुष्पा मूवी से ये कल्चरल मेन स्ट्रीम में आ गया, पर प्रैक्टिकली इसका इलीगल ट्रेड इतना बड़ा है कि इसे CITES के अपेंडिक्स 2 में लिस्ट करना पड़ा है ताकि इंटरनेशनल ट्रेड को स्ट्रिक्टली रेगुलेट किया जा सके। वही कश्मीर की पहचान चिनार ट्रीज क्लाइमेट चेंज की वजह से अपना मॉइस्चर लूज कर रहे हैं और उम्र से पहले जल्दी ड्राई हो रहे हैं। और माइक्रो लेवल पर देखें तो पुणे के साइंटिस्ट ने फंगस की एक ऐसी बिल्कुल नई स्पीशीज डिस्कवर की है। क्या नाम है उसका? एस्परजिलस ढाकेफालकारी। ये सारी छोटी बड़ी चीजें अब ग्लोबल डिस्कशंस का हिस्सा बन रही हैं। साइट्स को ही ले लीजिए जिसके जरिए इन एंडेंजर्ड स्पीशीज का ट्रेड रेगुलेट होता है अपने अपेंडिक्स 1, 2 और 3 के थ्रू। उस इंस्टीट्यूशन के अब 50 साल पूरे हो चुके हैं। और इंडिया भी इस ग्लोबल प्लेबुक में अब बहुत एक्टिव हो गया है। हिमाचल के कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में ऐड कर लिया गया है। तो अब कितनी ऐसी साइट्स हैं इंडिया में? अब इंडिया में ऐसी टोटल 13 साइट्स हो गई हैं। पर पता है, मुझे पॉलिसीज में सबसे इंटरेस्टिंग नए एनवायरमेंट ऑडिट रूल्स 2025 लगे। हाँ, ये एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है। ये REA वाला कॉन्सेप्ट। बिल्कुल। पहले जैसे कंपनीज की फाइनेंशियल ऑडिटिंग के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यानी CA होते थे, अब एनवायरमेंट कंप्लायंस चेक करने के लिए रजिस्टर्ड एनवायरमेंट ऑडिटर्स यानी REAs होंगे। तो इनका रोल क्या होगा? ये REAs बेसिकली सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की मदद करेंगे और ये इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करेंगे कि इंडस्ट्रीज एनवायरमेंट नॉर्म्स सही से फॉलो कर रही हैं या नहीं। एक एनवायरमेंट का CA समझ लीजिए। हाँ, ये बहुत जरूरी था। डिप्लोमेसी के फील्ड में इंडिया अब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA को पुश कर रहा है, जिसे अब UN जैसी इम्यूनिटीज मिल गई हैं। वहीं आबू धाबी में IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस हुई। वहां क्या हाईलाइट था? वहां एक बड़ा स्कैरी फैक्ट सामने आया कि दुनिया के सिर्फ 57% नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ही सेफ बचे हैं, बाकी खतरे में हैं। 57% बहुत कम है कंसिडरिंग वो हेरिटेज साइट्स हैं। हाँ, उसी इवेंट में इंडिया ने अपना नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप 2025-30 लॉन्च किया, जिसमें 11,000 स्पीशीज ट्रैक होंगी और इंडियन कॉन्जर्वेशनिस्ट विवेक मेनन को उनके काम के लिए वहां बड़ा अवार्ड भी मिला। पर इन सब स्ट्रिक्ट लॉज और अचीवमेंट्स के बीच एक नई प्रॉब्लम का जिक्र होता है, बायोडाइवर्सिटी लीकेज। ये अजीब सा टर्म क्या है? बायोडाइवर्सिटी लीकेज बेसिकली कॉन्जर्वेशन की एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस है। इसे ऐसे इमेजिन कीजिए, एक अमीर देश ने अपने यहाँ जंगल काटने पर स्ट्रिक्ट बैन लगा दिया और एरिया को प्रोटेक्टेड डिक्लेयर कर दिया। तो ये तो अच्छी बात है ना? अच्छी बात है, पर मार्केट में टिम्बर या फर्नीचर की डिमांड तो कम नहीं हुई। लोग तो अभी भी खरीद रहे हैं। हाँ, डिमांड तो वही है। तो क्या होता है, ये डिमांड किसी दूसरे गरीब देश पर शिफ्ट हो जाती है जहां लॉज वीक हैं। उस अमीर देश ने तो अपनी बायोडाइवर्सिटी बचा ली, पर ग्लोबल मार्केट फोर्स ने इकोसिस्टम की तबाही को दूसरी जगह लीक कर दिया। वो मतलब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, बस डिस्प्लेस हो गई। एग्जैक्टली। इसीलिए अब कंजर्वेशन फाइनेंस को ग्लोबली स्ट्रेटेजिकली यूज करना जरूरी है। वही फाइनेंस जो अभी रोम में COP16 के दौरान कैली फंड बनाकर इकट्ठा किया जा रहा है। सही कहा, ताकि ग्लोबल स्केल पर बायोडाइवर्सिटी की तबाही को रोका जा सके। और हम लोकल इनिशिएटिव्स को भी इग्नोर नहीं कर सकते, जैसे गुजरात मिश-टी स्कीम के अंडर मैंग्रोव प्लांटेशन में लीडर बन गया है। मैंग्रोव्स को तो मैं हमेशा कोस्टल एरियाज के नेचुरल बाउंसर्स या वॉचमैन मानता हूँ। बाउंसर्स? हाँ, जो साइक्लोन्स और सॉइल इरोजन से प्रोटेक्ट करते हैं और सुनामी तक का इम्पैक्ट रोकते हैं। इन्हीं नेचुरल बैरियर्स को बनाए रखना हमारी खुद की पब्लिक हेल्थ के लिए भी बहुत क्रूशियल है।
वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ की नई रिपोर्ट सीरियसली वार्न कर रही है जूनोटिक डिजीजेस और एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में। जूनोटिक वही ना जो एनिमल से आते हैं? हाँ, जब हम जंगल काट कर वाइल्ड एनिमल्स के इतने क्लोज आएंगे तो नई नई बीमारियां हम तक जंप करेंगी। और सबसे डरावनी बात यह है कि AMR की वजह से हमारी मेडिसिन्स का असर भी अब कम होने लगेगा। तो इस पूरे लंबे डिस्कशन को अगर हम रैप करें, PFS के माइक्रोस्कोपिक केमिकल्स से लेकर वेल्स तक और इन इकोसेंट्रिक लॉस से लेकर गार्डियन वुल्व्स की क्लोनिंग तक, हर फैक्ट एक ही बड़ी तस्वीर का छोटा सा हिस्सा है। मेरे दिमाग में एक फाइनल थोड़ा अजीब सा थॉट आ रहा है। कैसा थॉट? हमने देखा कि इंडिजिनस ट्राइब्स को बायोकल्चरल राइट्स मिलते हैं ताकि वो नेचर के साथ अपने जनरेशन्स पुराने कनेक्शंस को बचा सकें। सोचो अगर एक दिन नेचर के पास खुद ही अथॉरिटी आ जाए। क्या करने की अथॉरिटी? अगर कल सुबह नेचर अचानक उठे और हमारे इन अर्बन डेवलपमेंट्स का, हमारी पूरी इकोनॉमी का खुद एक एनवायरनमेंट ऑडिट करने लग जाए REA बनकर, तो एज अ स्पीशीज हमारी बैलेंस शीट उस दिन कैसे दिखेगी? ओ, वो बैलेंस शीट तो पक्का डेफिसिट में ही आएगी। ये पूरा डीप डाइव हमें यही सिखाता है कि हम इंसान इस मैसिव बिलियन ईयर्स पुराने इकोसिस्टम के मास्टर्स बिल्कुल नहीं हैं। हम सिर्फ इस पूरी मशीनरी का एक छोटा सा पुर्जा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस चैप्टर 3 प्रोटेक्टेड एरियाज। आई मीन आज के मैसिव सोर्स मटेरियल्स देखकर ना मैं सोच रहा था कि भाई क्या पोल्यूशन एक्चुअली पेड़ों के लिए एक प्रोटीन शेक बन गया है? प्रोटीन शेक? हाँ, क्योंकि मटेरियल्स में लिखा है कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पेड़ CO2 पी के बिल्कुल बॉडी बिल्डर्स की तरह ग्रो कर रहे हैं। ओह राइट, हाँ, वहाँ CO2 फर्टिलाइजेशन हो रहा है, पर उसमें एक बहुत डेडली कैच है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली। और दूसरी तरफ हमारे ओशंस इतने डार्क होते जा रहे हैं जैसे किसी ने समंदर के ऊपर एक गंदी डार्क टिंटेड फिल्म लगा दी हो। सही बात है। तो आज के इस इन डेप्थ डीप डाइव में ना हम टाइगर रिजर्व से लेकर ओशंस और वेटलैंड्स तक सब कुछ कवर करने वाले हैं। ऑनेस्टली ये पूरा एनवायरनमेंट कंजर्वेशन का मुद्दा आजकल एक मिडिल क्लास फैमिली के बजट जैसा कॉम्प्लेक्स हो गया है। वो कैसे? मतलब कहाँ रिसोर्सेज लगाने हैं, कहाँ से बचाने हैं और कहाँ अचानक से एक इकोसिस्टम कोलैप्स का लंबा खर्चा आ जाएगा, किसी को नहीं पता। एग्जैक्टली। और ये कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए है क्योंकि नेचर एक लीनियर सिस्टम नहीं है, ये एक हेविली इंटरकनेक्टेड वेब है। राइट। अगर हम इस डीप डाइव में इन प्रोटेक्टेड एरियाज को सिर्फ बॉर्डर्स और बाउंड्रीज की तरह देखें ना, तो हम मेन पिक्चर मिस कर देंगे। एक छोटा सा वेटलैंड या एक मैसिव फॉरेस्ट सब एक दूसरे के नेचुरल साइकिल्स को फीड करते हैं। आई एग्री। इसलिए इसको आइसोलेटेड टुकड़ों में नहीं बल्कि मैकेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना जरूरी है कि आखिर चीजें ग्राउंड पर कैसे फंक्शन कर रही हैं। तो चलिए सबसे पहले उस धागे से शुरुआत करते हैं जो फूड चेन के टॉप पर बैठा है, द एपेक्स प्रेडेटर, द टाइगर। बिल्कुल। अगर टॉप प्रेडेटर का सर्वाइवल मैकेनिज्म इंटैक्ट है, मतलब नीचे का पूरा इकोसिस्टम ऑटोमेटिकली चेक में है ना? ओडिशा के सिमलपाल टाइगर रिजर्व से ना एक बड़ी सॉलिड अपडेट है। हाँ, ट्रेल गार्ड AI कैमराज वाली। एग्जैक्टली। वहाँ पोचिंग काउंटर करने के लिए ये ट्रेल गार्ड AI कैमराज लगाए गए हैं। अब जनरली जब मैं AI कैमरा सुनता हूँ तो दिमाग में आते हैं हेवी सर्वर्स और कांस्टेंट इंटरनेट कनेक्टिविटी, जो जंगल में मिलना तो इम्पॉसिबल है। वही तो। पर इनका कॉस्ट सिर्फ 50,000 रुपए है और बैटरी 6 महीने चलती है। यह बिल्कुल एक इंडियन देसी जुगाड़ और हाईटेक का परफेक्ट फ्यूजन लग रहा है। पर बिना इंटरनेट के जंगल के बीच में AI चल कैसे रहा यार? यही तो इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा गेम चेंजर एलिमेंट है। इसे एज कंप्यूटिंग कहते हैं। एज कंप्यूटिंग। हाँ, इन कैमरास को क्लाउड पर डेटा भेजकर वहां से एनालिसिस का वेट नहीं करना पड़ता। इनका AI मॉडल ना इनकी खुद की चिप में एम्बेडेड होता है। ओ वाओ। तो जब कैमरे के फ्रेम में कोई मूवमेंट होती है, AI तुरंत डिसाइड करता है कि ये एक जानवर है, हवा से हिलते हुए पत्ते हैं या स्पेसिफिकली कोई इंसान यानी पोचर है। स्मार्ट। सिर्फ इंसान डिटेक्ट होने पर ही ये एक छोटा सा अलर्ट फॉरेस्ट गार्ड्स के डिवाइसेस पर भेजता है। डेटा ट्रांसमिशन बेसिकली बहुत कम होता है, इसीलिए बैटरी 6 महीने तक टिकती है। बाप रे, 50,000 में इतना कुछ? और अगर हम सिमलीपाल की ज्योग्राफी देखें तो ये दुनिया की अकेली ऐसी जगह है जहां मेलेनिस्टिक यानी ब्लैक टाइगर्स पाए जाते हैं। राइट, वो ब्लैक स्ट्राइप्स वाले। हाँ, और ये ब्लैक स्ट्राइप्स आइसोलेशन और इनब्रीडिंग का नतीजा है। साथ ही यहाँ एरेंगा, खारियाज और मंकडियाज जैसी ट्राइबल कम्युनिटीज भी रहती हैं।
तो वहाँ टेक्नोलॉजी एक तरफ पोचिंग रोक रही है और दूसरी तरफ ट्रेडिशनल कम्युनिटीज अपने फॉरेस्ट राइट्स के साथ एग्जिस्ट कर रही हैं। वाह, एज कंप्यूटिंग इन द जंगल। और अगर हम आइसोलेशन की बात कर ही रहे हैं तो यूपी के पीलीभीत टाइगर रिजर्व का अपडेट ना मुझे थोड़ा अजीब लगा। अच्छा, क्यों? वहां असम और नेपाल से वन हॉर्न राइनोस को लाया जा रहा है। मुझे ये किसी गवर्नमेंट जॉब के इंटरस्टेट ट्रांसफर जैसा लगा। इंटरस्टेट ट्रांसफर, दैट इज फनी। मतलब यूपी में राइनोस का क्या काम? क्या हम उन जानवरों को जबरदस्ती ऐसी जगह फोर्स कर रहे हैं जहां वो नेचुरली बिलोंग ही नहीं करते? असल में ये कोई जबरदस्ती का ट्रांसफर नहीं है, ये बेसिकली एक हिस्टोरिकल करेक्शन है। पीलीभीत ना तराई आर्क लैंडस्केप का हिस्सा है। ओके। ये लैंडस्केप एक जमाने में राइनोज का नेचुरल घर हुआ करता था। वहाँ का हैबिटाट यानी टॉल वेट ग्रासलैंड, स्वॉम्प्स और गोमती नदी का फ्लड प्लेन, ये सब राइनोज के लिए फिजिकली और बायोलॉजिकली परफेक्ट है। अच्छा, तो वो उनका ओरिजिनल घर था? एग्जैक्टली। उन्हें वहाँ अपना एग्जैक्ट मार्शी इकोसिस्टम मिलता है। ये जो प्रोजेक्ट राइनो है, इसका मेन मकसद यही है कि राइनोज को सिर्फ काजीरंगा या नेपाल तक रिस्ट्रिक्टेड ना रखा जाए। राइट, क्योंकि रिस्क बहुत है। हाँ, अगर वहाँ कोई डिजीज आती है तो पूरी की पूरी आबादी एक झटके में खत्म हो सकती है। इसलिए उन्हें पीलीभीत में रिलोकेट करके एक नया और सिक्योर पॉपुलेशन बेस बनाया जा रहा है। मेक सेंस। और वहाँ का फॉरेस्ट मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड काफी सॉलिड है। उन्होंने सिर्फ 4 साल में टाइगर्स की आबादी डबल करके इंटरनेशनल TX2 अवार्ड जीता था। 4 साल में डबल? कमाल है। और अगर इस शिफ्टिंग फोकस को हम साउथ में देखें तो केरला के पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व में ना एक नया फॉनल सर्वे हुआ जहां 15 नई स्पीशीज डिस्कवर हुई हैं। 15 नई स्पीशीज अचानक से कहां से आ गईं? ये इसलिए नहीं कि वहां अचानक जानवर पैदा हो गए, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारी ट्रैकिंग और कैटलॉगिंग टेक्निक्स अब बेहतर हो रही हैं। वहां कदार, मलासार, मुदुवार और माला मालासर जैसी 4 इंडिजिनस ट्राइब्स रहती हैं जो इस इकोसिस्टम को सेंचुरीज से मैनेज कर रही हैं। खैर, अब शिफ्टिंग और बैलेंसिंग तो हर जगह चली रही है। वेस्ट बंगाल का सुंदरबंस अब एक्सपैंड होकर इंडिया का 2nd लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व बन गया है। हाँ, दैट्स ह्यूज। और महाराष्ट्र के सह्याद्री टाइगर रिजर्व में ना तड़ोबा और पेंच से टाइगर्स को लाया जा रहा है क्योंकि वहां टाइगर्स की पॉपुलेशन सस्टेन ही नहीं कर पा रही थी। पर सबसे बड़ा ड्रामा तो केरला के पेरियार टाइगर रिजर्व में चल रहा है। ड्रामा? वो फंड डाइवर्जन वाला केस? हाँ, वहां रिपोर्ट आई कि टूरिज्म से आने वाला फंड अनऑथोराइज तरीके से एक वेलफेयर फंड में डाइवर्ट कर दिया गया। ये सुनकर मुझे एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली ड्रामा याद आता है जहां घर की रिपेयर का पैसा चुपके से दोस्तों के साथ किसी पार्टी में उड़ा दिया गया हो। ये एनालॉजी काफी एप्ट है। कंजर्वेशन का पैसा ऐसे इधर-उधर होना तो काफी अलार्मिंग है ना। और ऊपर से कर्नाटका के काली टाइगर रिजर्व में भी सफारी प्रमोशंस को लेकर कंजर्वेशनिस्ट ने प्रैक्टिकली एक रेड फ्लैग रेस किया है। ये डेवलपमेंट वर्सेस कंजर्वेशन का क्लैश रुक क्यों नहीं रहा? पेरियार का केस ना फ्रैंकली यही दिखाता है कि जब कंजर्वेशन एफर्ट्स में मॉनेटरी वैल्यू जुड़ जाती है तो ट्रांसपेरेंसी कितनी क्रिटिकल हो जाती है। वो पैसा बेसिकली एंटी पोचिंग यूनिट्स और हैबिटेट रिस्टोरेशन के लिए था, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। सही बात है। दूसरी तरफ काली टाइगर रिजर्व में इशू डायरेक्टली इकोलॉजिकल स्ट्रेस का है। काली अपने मॉइस्ट डेसिडुअस और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट्स के लिए फेमस है, जहां इंडिया की 4 हॉर्नबिल स्पीशीज मिलती हैं। ओह, हॉर्नबिल्स। और हॉर्नबिल्स बहुत सेंसिटिव बर्ड्स होती हैं। जब आप उन कोर एरियाज में सफारीज और कमर्शियल टूरिज्म बढ़ाते हैं तो व्हीकल्स का नॉइज पोल्यूशन और ह्यूमन इंटरफियरेंस उनके नेस्टिंग पैटर्न्स को डिसरप्ट करता है। तो उनका साइकिल ब्रेक हो जाता है। मैकेनिज्म सिंपल है। अगर कैनपी में स्ट्रेस बढ़ेगा तो बर्ड ब्रीडिंग गिरेगी और पूरा सीड डिस्पर्सल नेटवर्क जो इन बर्ड्स पर कंप्लीटली डिपेंडेंट है वो स्लो हो जाएगा। राइट। और ये सीड डिस्पर्सल वाले मैकेनिज्म से ना मुझे स्ट्रिक्ट रिजर्व से बाहर निकलकर उन पब्लिक फेसिंग बाउंड्रीज यानी नेशनल पार्क्स का ध्यान आता है। नेशनल पार्क्स हमेशा एक डेलिकेट बैलेंस मांगते हैं। बिल्कुल। अब असम का काजीरंगा नेशनल पार्क अपने बिग 5 के लिए तो जाना ही जाता है। राइनोसरस, टाइगर, एलिफेंट, एशियाटिक वाइल्ड बफलो और ईस्टर्न स्वैम डियर। पर अभी वहाँ 43 ग्रासलैंड बर्ड स्पीशीज का नया सेंसस रिकॉर्ड हुआ है, जो काफी पॉजिटिव लग रहा है। काजीरंगा का मैनेजमेंट काफी प्रोएक्टिव है। लेकिन वही असम में एक और नेशनल पार्क है, दिब्रू-साइखोवा, जिसकी हालत मुझे पर्सनली काफी खराब लग रही है मटीरियल्स पढ़ के। आप इन्वेजिव स्पीशीज की बात कर रहे हैं ना? हाँ,
वहाँ नेटिव प्लांट्स जैसे बॉम्बैक साइबा और कुछ इन्वेजिव स्पीशीज जैसे क्रोमोलिना ओडोराटा पूरे ग्रासलैंड्स को तबाह कर रहे हैं। मैं हमेशा इन्वेजिव स्पीशीज को उन अनवांटेड रिलेटिव्स की तरह सोचता था जो बिना बुलाए घर आते हैं और सोफा पर कब्जा कर लेते हैं। ये रिलेटिव्स वाली बात सही है। पर इतने बड़े लेवल पर एग्जैक्टली काम कैसे करते हैं यार? ऐसा क्या होता है कि कितना डेंस नेटिव जंगल अपने आप को बचा ही नहीं पाता? इसको ना आप एक कंप्यूटर सिस्टम पर होने वाले डीडॉस अटैक की तरह समझिए। डीडॉस अटैक, ओके। ब्रह्मपुत्र नदी के नेचुरल फ्लड्स और आसपास के ह्यूमन प्रेशर की वजह से जंगल में जब भी कोई खाली जगह बनती है तो ये इन्वेजिव स्पीशीज वहां डीडॉस अटैक कर देती हैं। इनकी रूट सिस्टम्स टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज करती हैं जो नेटिव प्लांट्स की ग्रोथ को तुरंत ब्लॉक कर देती हैं। मतलब दूसरों को उगने ही नहीं देते। बिल्कुल। इन्हें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स या केयर नहीं चाहिए होती। ये इतनी तेजी से फैलती हैं कि नेचुरल टॉल ग्रासेस जिन पर वाइल्ड बफलोज और रेयर व्हाइट विंग्ड वुड डक डिपेंड करते हैं, उन्हें सनलाइट और सॉइल न्यूट्रिएंट्स मिलना ही बंद हो जाता है। बाप रे। डिब्रू-साइखोवा का पूरा लैंडस्केप ग्रासलैंड से स्क्रबलैंड में बदल रहा है, जो वहां रहने वाले फेरल हॉर्सेस और दूसरे हर्बीवोर्स के फूड मैकेनिज्म को सीधा चोक कर रहा है। मतलब लिटरली रिसोर्सेज को सफोकेट कर रहे हैं। अच्छा, असम के इन डेंस जंगल से ना अगर मैं एकदम एक्सट्रीम ऑपोजिट एनवायरनमेंट यानी चेन्नई सिटी में आऊं तो वहां ग्विंडी नेशनल पार्क को लेकर एक अपडेट है। हाँ, ग्विंडी शहर के बीच का जंगल। एग्जैक्टली। एक मैसिव मेट्रोपॉलिटन सिटी के बिल्कुल बीच में 2.70 स्क्वायर किलोमीटर का जंगल। वहां एक पुराने पोलो ग्राउंड को ब्लैक बक एंटेलोप के लिए रिस्टोर किया जा रहा है, जो एक शेड्यूल 1 स्पीशीज है। शेड्यूल 1 की इंपॉर्टेंस तो बहुत ज्यादा है। वही तो। हम जानते हैं कि शेड्यूल 1 मतलब इंडिया में एब्सोल्यूट हाईएस्ट लीगल प्रोटेक्शन, लिटरली टाइगर के बराबर का स्टेटस। लेकिन यहाँ ना मुझे नेचर वर्सेस अर्बनाइजेशन का एक पुशबैक देना है आपको। बोलिए, क्या पुशबैक है? शहर के इतने प्राइम रियल एस्टेट के बीच में नेशनल पार्क, ये वैसा ही है जैसे किसी प्रीमियम शॉपिंग मॉल के ग्राउंड फ्लोर पर आपने एक छोटा सा एंसेस्ट्रल आंगन बचा कर रखा हो। चारों तरफ से पोल्यूशन है, ट्रैफिक है, कंक्रीट है। ऐसे फ्रैगमेंटेड एरिया में एक फ्रेजाइल इकोसिस्टम सस्टेन करना प्रैक्टिकल कैसे है? ऑर्गेनाइजेशन इसको निगल क्यों नहीं जाता? ये सवाल बिल्कुल वैलिड है, पर ये एंसेस्ट्रल आंगन एक्चुअली पूरे शहर का लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। इसको ग्रीन लंग्स ऐसे ही नहीं बोलते। ग्रीन लंग्स तो ठीक है, पर इम्पैक्ट कितना होता होगा? बहुत इम्पैक्ट होता है। कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स ना दिन भर हीट एब्जॉर्ब करके रात को रिलीज करते हैं। इसे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं। गिंडी का ये डेंस ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट आसपास के टेम्परेचर को साइंटिफिकली 2 से 3 डिग्रीज तक कूल डाउन करता है और एयर पोल्यूटेंट्स को अपने कैनोपी में फिल्टर करता है। अच्छा, मतलब लिटरली एक जायंट एयर प्यूरिफायर और एसी का काम कर रहा है। एग्जैक्टली। और पोलो ग्राउंड रिस्टोरेक्शन का लॉजिक ये है कि ब्लैक बक्स डायर्नल यानी डे एक्टिव और ओपन प्लेन्स वाले जानवर हैं। शहर के डेंस फॉरेस्ट उनके लिए आइडियल नहीं है। राइट, उन्हें ओपन स्पेस चाहिए। तो उस रिस्ट्रिक्टेड स्पेस के अंदर ही उनको उनका एग्जैक्ट एवोल्यूशनरी हैबिटेट प्रोवाइड किया जा रहा है। ये अर्बन माइक्रो मैनेजमेंट का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, जहां हम सिटी और नेचर को सेपरेट एंटिटीज नहीं बल्कि ओवरलैपिंग सर्वाइवल सिस्टम्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं। फेयर इनफ, हाँ, ये बात तो सही है। अब नेशनल पार्क्स के उन रिजिड बाउंड्री से बाहर आते हैं और देखते हैं सैंक्चुरीज में क्या एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। सैंक्चुरीज में लोकल इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा होता है। हाँ, वही मैं देख रहा था। इस साल का सैंक्चुरी वाइल्ड लाइफ सर्विस अवार्ड परवीन शेख को उनके नेस्ट गार्डियन इनिशिएटिव के लिए मिला है। वो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी यानी BNHS के साथ मिलकर ना इंडियन स्किमर बर्ड के नेस्ट्स प्रोटेक्ट कर रही हैं। मुझे इसमें सबसे इंटरेस्टिंग ये लगा कि उन्होंने पूरा अप्रोच ही कम्युनिटी लेड रखा है। हाँ, और उसके पीछे एक बहुत सिंपल लॉजिस्टिकल ट्रूथ है। इंडियन स्किमर एक ग्राउंड नेस्टिंग बर्ड है जो नदियों के सैंड बार्स पर अंडे देती है। सैंड बार्स मतलब रेत के टीले? राइट। अब फॉरेस्ट गार्ड्स हर सैंड बार पर 24/7 ड्यूटी तो नहीं दे सकते। नेस्ट्स को स्ट्रे डॉग्स, कैटल और इंसानी मूवमेंट से कॉन्स्टेंटली खतरा होता है। तो परवीन ने बेसिकली वहां के लोकल विलेजर्स और फिशरमैन को ही नेस्ट गार्डियंस बना दिया। जीनियस मूव। जब लोकल कम्युनिटी को ये फील होता है कि ये बर्ड उनके लैंडस्केप का हिस्सा है, तो वो नेचुरली कुत्तों को भगाते हैं और बच्चों को नेस्ट से दूर रखते हैं। कॉन्जर्वेशन तभी एक्चुअली काम करता है जब एनफोर्समेंट की जगह लोकल ओनरशिप ले ले। ओनरशिप वाली बात बिल्कुल एक्यूरेट है।
और लोकल इन्वॉल्वमेंट के फायदे ना हिमाचल प्रदेश के पोंग डैम लेक, जिसे महाराणा प्रताप सागर भी कहते हैं, वहां भी दिख रहे हैं, जहां बार हेडेड गीस की आबादी काफी स्टेबल हुई है। वो एक मेजर विंटरिंग साइट है। पर मेरे दिमाग को जिस चीज ने सबसे ज्यादा ब्लो किया ना, वो था आंध्र प्रदेश का श्रीलंका मलेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वहां ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को आयरन एज यानी मेगालिथिक टाइम की रॉक पेंटिंग्स मिली हैं। और वो डिस्कवरी काफी फैसिनेटिंग थी। सोचिए, रेड ओकर पिगमेंट और एनिमल फैट को मिक्स करके लोगों ने जानवरों की ड्राइंग्स बनाई हैं। ये लिटरली मेगालिथिक जमाने का इंस्टाग्राम था यार, जहां लोग अपना डेली ऑब्जर्वेशन स्टोन वॉल्स पर पोस्ट कर रहे थे। ये इंस्टाग्राम एनालॉजी अच्छी है है ना? और इसी सैंक्चुरी में जर्डन स्कोर्सर नाम का एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड भी है, जिसे 1 सदी तक यानी 1 सेंचुरी तक एक्सटिंक्ट मान लिया गया था, पर 1986 में अचानक वापस डिस्कवर हो गया। हिस्ट्री और इकोलॉजी का इतना रॉ मिक्स कहाँ मिलता है? ये डेफिनेटली रेयर कॉम्बिनेशन है। लेकिन देखो, सैंक्चुरीज में सब कुछ एंशिएंट और नेचुरल तो नहीं है ना। महाराष्ट्र का सागरेश्वर सैंक्चुरी देखो, ये इंडिया का पहला मैनमेड सैंक्चुरी है। यहां साल भर पानी भी नहीं रहता, फिर भी हाल ही के काउंट में वहां 536 सांबर और 295 चीतल रिकॉर्ड हुए हैं। वहां स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट होती है। वही मैं सोच रहा था कि बिना पेरिनियल वाटर सप्लाई के इतनी देर जिंदा कैसे हैं? ये तो एक बड़ी सी आर्टिफिशियली मेंटेन्ड कॉलोनी बन गई ना। टेक्निकली सागरेश्वर एक मैसिव टेरेरियम की तरह ऑपरेट करता है। 1985 में यहाँ की बैरन लैंड पर नीम और टैमरिंड लगाकर एक आर्टिफिशियल ड्राई मिक्स डेसिड्यूस फॉरेस्ट बनाया गया था और बाहर से हर्बिवोर्स इंट्रोड्यूस किए गए। अच्छा, तो सब कुछ जीरो से स्टार्ट किया था। हाँ, और क्योंकि वहाँ कोई नेचुरल वाटर सोर्स नहीं है ना, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एक्टिवली वहाँ पानी पंप करना पड़ता है और खुराक मैनेज करनी पड़ती है। ये नेचर का अपने आप चलने वाला सिस्टम नहीं है, ये हमारा एक्टिवली मैनेज्ड इकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है। आई सी। पर अगर इसको कॉन्ट्रास्ट करें मध्य प्रदेश के गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, जहां अभी कूनो नेशनल पार्क से 2 चीतास, प्रभास और पावक लाए गए हैं, तो वहां का सीन बिल्कुल अलग है। गांधी सागर कंप्लीटली नेचुरल इकोसिस्टम है। हाँ, वहां का इकोसिस्टम एक एक्सपेंसिव सेवाना है ना। इसकी टोपोग्राफी तो लिटरली केन्या के मासाई मारा से मैच करती है मटेरियल के हिसाब से। एग्जैक्टली। चीतास को स्प्रिंट करने के लिए लॉन्ग लाइन ऑफ साइट और फ्लैट ग्रासलैंड्स चाहिए होते हैं, और गांधी सागर उन्हें वो नेचुरल आर्किटेक्चरल सेटअप देता है जहां ऐसी कोई आर्टिफिशियल पंपिंग नहीं लगती। गांधी सागर के ओपन ग्रासलैंड्स और कूनो के विंध्यन हिल्स का नेचुरल ट्रांजिशन वैसे काफी स्मूथ लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने गोवा के महादेई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में स्टेटस को मेंटेन करने को बोला है। महादेई टाइगर रिजर्व बनने की डिबेट में है। राइट। और जब मैं गोवा सोचता हूं तो दिमाग में सिर्फ बीचेस, शैक्स और पहाड़ी कैपिटल इमेज आती है, पर वहां भी टाइगर्स हैं। गोवा का ये अकेला सैंक्चुरी है जहां टाइगर प्रेजेंस कंफर्म हुई है। वो वेस्टर्न घाट्स का बहुत क्रूशियल कॉरिडोर है। चलो, एनिमल्स और उनके टेरेन की तो बहुत बात हो गई। अब लिटरली उस फाउंडेशन की बात करते हैं जिस पर ये सब खड़ा है, यानी फॉरेस्ट्स और उनका फ्लोरा। फॉरेस्ट बेस हैं किसी भी इकोसिस्टम का। अगस्त्यामलाई लैंडस्केप में ना आरोग्य पाछा नाम की एक हर्ब मिलती है, जिसे लोकल कानी ट्राइब प्लांट ऑफ इटर्नल हेल्थ मानते हैं। मैं बता रहा हूं, ये तो देशी च्यवनप्राश का भी बाप लग रहा है। उसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत हाई है। और वहां 12 साल में एक बार खिलने वाला नीला कुरिंजी फूल भी है। लेकिन उससे भी ज्यादा माइंड बेंडिंग चीज है तमिलनाडु का कसम पट्टी, जहां वीरा कोविल ग्रोव को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट यानी BHS का स्टेटस मिला है, जो कि एक सेक्रेड ग्रोव है। हाँ, बेसिकली वहां के लोग वीरोनाथ डेटी की पूजा करते हैं और इस फेथ की वजह से पूरा जंगल कंप्लीटली अनटच्ड है। ये सेक्रेड ग्रोव्स ना इस बात का सॉलिड प्रूफ है कि मॉडर्न लॉज बनने से सदियों पहले हमारी सोसाइटी ने कंजर्वेशन को एक इनविजिबल लीगल शील्ड दे रखी थी, और वो शील्ड थी आस्था या फेथ। ट्रू। फेथ के आगे लॉस छोटे लगते हैं। जब आप किसी फॉरेस्ट पैच को किसी DT से एसोसिएट कर देते हैं, तो वहां से एक लकड़ी का टुकड़ा उठाना भी टैबू हो जाता है। ये मैकेनिज्म ना स्टेट एनफोर्स्ड प्रोटेक्शन से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि ये लोगों के इंटरनल मॉरल कंपस से ड्राइव होता है। फेथ डेफिनेटली जमीन बचा सकती है, पर अर्बन स्पेसेस में जमीन बचाना कितना बड़ा नाइटमेयर है, ये सुप्रीम कोर्ट के एक नए ऑर्डर से पता चलता है, जहां उन्होंने हैदराबाद के कांचा काचीबोली एरिया में डिफॉरेस्टेशन पर तुरंत रोक लगाई है। अर्बन फॉरेस्ट सबसे ज्यादा थ्रेट में रहते हैं। और सिटीज में ग्रीनरी वापस लाने के लिए UN ने एक गजब का फॉर्मूला निकाला है।
उसे 330-300 प्रिंसिपल कहते हैं। ये बहुत पॉपुलर हो रहा है ग्लोबली। रूल सुनो, हर घर से 3 पेड़ दिखने चाहिए, हर नेबरहुड में 30% ट्री कैनपी कवर होना चाहिए और हर सिटीजन के 300 मीटर्स के रेडियस में एक ग्रीन स्पेस होना चाहिए। आइडियल सिचुएशन है। पर मैं सोच रहा था मुंबई या दिल्ली के उन कॉम्पैक्ट अपार्टमेंट्स को देखो, जहाँ खिड़की खोलते ही बस सामने वाले की बैल्कनी दिखती है। वहाँ 3 पेड़ दिखना तो एक एलीट लग्जरी हो गई है। ये 300 मीटर्स वाला डिस्टेंस शहरों में ग्राउंड रियलिटी में बदलेगा कैसे आखिर? ये प्रिंसिपल सिर्फ एस्थेटिक्स के लिए नहीं है, इसके पीछे ह्यूमन साइकोलॉजी और पब्लिक हेल्थ की डीप स्टडीज है। जो लोग ग्रीन स्पेसेस के आसपास रहते हैं उनका कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन लेवल नेचुरली लोअर रहता है। स्ट्रेस तो वैसे ही हाई रहता है शहरों में। अब क्योंकि हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्पेस नहीं है, हमें मियावाकी मेथड जैसी टेक्निक्स यूज करनी पड़ रही हैं। ये जापानीज टेक्निक है ना? हाँ, ये एक सॉइल इंजीनियरिंग टेक्निक है जहां जमीन में बहुत सारे नेटिव सीड्स एक्सट्रीम डेंसिटी में प्लांट किए जाते हैं। स्पेस कम होने की वजह से पेड़ सनलाइट लेने के लिए एक दूसरे से compete करते हैं और रैपिडली स्ट्रेट अप यानी वर्टिकली ग्रो करते हैं। सिर्फ 3 साल में एक मल्टी लेयर्ड मिनी फॉरेस्ट बन जाता है। वाओ, 3 साल में जंगल। और चेन्नई का कोयम्बेडू मॉडल भी इसका एक वेरिएशन है, जहां सीवेज स्पेसेस को ग्रीन बफर जोन्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट यानी GFRA 2025 के मुताबिक ऐसी पॉलिसीज की वजह से इंडिया अब टोटल फॉरेस्ट एरिया में ग्लोबली 9th पोजीशन पर आ गया है। 9th पोजीशन पर आना इम्प्रेसिव यार। पर मैं वो रिपोर्ट पढ़ रहा था तो देखा कि फॉल्कलैंड, मोनाको वगैरह मिलाकर 7 कंट्रीज ऐसी हैं जहां 0 फॉरेस्ट कवर है, मतलब लिटरली 0। माइक्रोस्टेट्स की ज्योग्राफी ऐसी होती है। तो वहां क्या लोग फ्रेश हवा के नाम पर बस रूम में लगे एसी का फिल्टर बदलते रहते हैं? उनका ऑक्सीजन मैकेनिज्म क्या है? मोनाको जैसी जगह प्रैक्टिकली सिर्फ माइक्रोस्टेट्स या मैसिव अर्बन कंक्रीट स्लैब्स हैं। उनका अपना कोई रियल ऑक्सीजन जनरेटिंग मैकेनिज्म नहीं है। वो पूरी तरह से मरीन इकोसिस्टम्स और बाकी ग्लोबल फॉरेस्ट पर ब्लंटली कहूं तो पैरासाइटिकली डिपेंडेंट है। पैरासिटिकली, दैट्स अ स्ट्रॉन्ग वर्ड बट एक्यूरेट है। और इस डिपेंडेंसी में सबसे बड़ा रोल किसका है? द अमेज़न रेन फॉरेस्ट का। लेकिन वहां एक ऐसी फिनोमेनन हो रही है जो हमें सिवियरली अलर्ट करती है। एक स्टडी आई है कि एटमॉस्फेरिक CO2 20% बढ़ने की वजह से अमेज़न में CO2 फर्टिलाइजेशन हो रहा है। पेड़ पहले से भी बड़े और मोटे हो रहे हैं। हाँ, यही तो मैं शुरू में बोल रहा था आपसे। मुझे तभी समझ नहीं आया कि लोग पोल्यूशन को बुरा क्यों बोल रहे हैं जब CO2 इन पेड़ों के लिए एक लिटरली प्रोटीन शेक का काम कर रहा है। CO2 पियो, बॉडी बनाओ और जल्दी ग्रो करो। ये तो क्लाइमेट चेंज का नेचुरल काउंटर अटैक लग रहा है मुझे। देखिए, ये सुनने में बहुत इंट्यूटिव लगता है, पर इकोलॉजी में ना स्पीड हमेशा स्ट्रेंथ नहीं होती। CO2 फर्टिलाइजेशन का मैकेनिज्म ध्यान से समझिए। ओके, समझाइए। फोटोसिंथेसिस के टाइम जब पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं तो एक्स्ट्रा CO2 की वजह से वो बहुत तेजी से मास बिल्ड करते हैं, पर जल्दी बढ़ने के चक्कर में ना उनकी लकड़ी की डेंसिटी कंप्लीटली गिर जाती है। ओह अच्छा, जल्दी बढ़ गए पर हॉलो रह गए। ये ठीक वैसा है जैसे नेचुरली बड़ी हुई देसी मुर्गी और आर्टिफिशियली जल्दी बड़ी की गई बॉयलर मुर्गी का डिफरेंस। अमेज़न के ये फास्ट ग्रोइंग पेड़ स्ट्रक्चरली काफी वीक होते हैं। वो स्टॉर्म्स या ड्राउट्स में बहुत जल्दी टूट जाते हैं क्योंकि लाइफ साइकिल छोटी हो जाती है और सबसे बड़ा खतरा, मरने के बाद वो डिकम्पोज होकर वापस सारा कार्बन एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। बाप रे, मतलब कार्बन सिंक की जगह कार्बन सोर्स बन जाएंगे। एग्जैक्टली। तो ये प्रोटीन शेक उन्हें बेसिकली एक टेम्पररी पंप दे रहा है, पर लॉन्ग टर्म में प्योर इकोसिस्टम का स्केलेटन कमजोर कर रहा है। मतलब शॉर्ट टर्म गेन्स फॉर लॉन्ग टर्म डिजास्टर। चलिए, जमीन, जंगल और हवा की तो बहुत बात हो गई आज। अब बढ़ते हैं अर्थ के सबसे मैसिव और शायद सबसे इग्नोर्ड इकोसिस्टम की तरफ, हमारे ओशंस और वेटलैंड्स। सबसे क्रिटिकल इकोसिस्टम। फ्रांस के नीस शहर में ना अभी यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस यानी UNOC3 हुई, जहां हाई सीज ट्रीटी की बात हुई। अब मोरक्को इस ट्रीटी को रैटिफाई करने वाला 60वां देश बन गया है। हाई सीज बेसिकली वो एरियाज हैं जो किसी भी देश के नेशनल जुरिस्डिक्शन के बाहर आते हैं, है ना? हाँ, वो इंटरनेशनल वाटर्स होते हैं। वैसे एक पॉइंट था कि प्लास्टिक पोल्यूशन के लिए लीगली बाइंडिंग ट्रीटी के डिस्कशंस में इंडिया एब्सेंट था। पर खैर, उस पॉलिटिकल एंगल को साइड में रखते हैं अभी और फोकस करते हैं एक ऐसे टर्म पर जिसने मुझे मटेरियल्स पढ़ते वक्त सच में डरा दिया था, ओशन एसिडिफिकेशन। ये सच में एक अलार्मिंग इशू है।
रिपोर्ट कहती है कि इसने अपनी प्लैनेटरी बाउंड्री क्रॉस कर ली है। अब देखो, मैं एसिडिफिकेशन को हमेशा लिटरली लेता था कि क्या समुद्र का पानी तेजाब बन रहा है जो अगर हम टच करेंगे तो स्किन जल जाएगी। ये काम कैसे करता है और इसे इविल ट्विन ऑफ क्लाइमेट चेंज क्यों बोल रहे हैं लोग? स्किन जलने वाली बात डेफिनेटली एक एग्जैजरेशन है, पर मरीन लाइफ के लिए ये एसिडिफिकेशन उतना ही डेडली है। इसके पीछे ना एक सिंपल केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री, ओके। जब ओशंस एटमॉस्फेयर से एक्सेसिव CO2 अब्जॉर्ब करते हैं तो CO2 और सी वाटर यानी H2O रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। ये एसिड ब्रेक डाउन होता है और पानी में हाइड्रोजन आयंस रिलीज करता है। इन एक्सेस आयंस के बढ़ने से ओशन का pH लेवल गिरता है और बस यही एसिडिफिकेशन है। पर इससे मरीन क्रीचर्स को स्पेसिफिकली क्या नुकसान होता है? कैच यहाँ है, इन एक्सेस हाइड्रोजन आयंस को ना कार्बोनेट बहुत पसंद होता है, तो वो पानी में मौजूद फ्री कार्बोनेट आयंस को अपने साथ बाइंड कर लेते हैं। लेकिन कॉरल्स, ऑयस्टर्स और छोटे फाइटोप्लैंक्टन को अपने शेल्स यानी खोल और स्केलेटन्स बनाने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए होता है। ओह नो, मतलब उनका बिल्डिंग ब्लॉक ही चुरा लेते हैं ये आयंस। एग्जैक्टली। जब पानी में फ्री कार्बोनेट बचेगा ही नहीं तो उन मरीन क्रीचर्स की बॉडी बन ही नहीं पाएगी, और जो एग्जिस्टिंग शेल्स हैं वो लिटरली इस स्लाइटली एसिडिक पानी में डिसॉल्व होने लगेंगे। अगर बेस लेवल के प्लैंक्टन डिसॉल्व होके मर गए तो पूरी की पूरी मरीन फूड चेन वही कोलैप्स हो जाएगी। दैट इज जेन्युइनली टेरिफाइंग। केमिस्ट्री लिटरली बेस ऑफ लाइफ को डिसॉल्व कर रही है, और ऊपर से ये ओशन डार्कनिंग की नई प्रॉब्लम। स्टडी कहती है कि 2003 से 2022 के बीच 21% ओशंस डार्क हो गए। हाँ, वाटर ट्रांसपेरेंसी काफी कम हो गई है। फोटिक जोन यानी वहां जहां तक सनलाइट पहुंचती थी वो श्रिंक हो गया है। जैसे मैंने इंट्रो में वो एनालॉजी दी थी कि जैसे पूरे समुद्र पर किसी ने एक डार्क टिंटेड फिल्म लगा दियो और अंदर के बेचारे फाइटोप्लैंक्टन रो रहे हो कि भाई सनलाइट काम ही। ये फोटिक जोन श्रिंक होने का एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है? वो जो आपकी टिंटेड फिल्म है ना, वो असल में डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, माइक्रोप्लास्टिक्स और स्पेसिफिकली कोस्टल एग्रीकल्चरल रन-ऑफ्स की वजह से बने एल्गल ब्लूम्स हैं। एल्गल ब्लूम्स? ये जो खेत का रन ऑफ समुद्र में जाता है? हाँ, जब केमिकल फर्टिलाइजर्स पानी में जाते हैं, सरफेस पर एल्गी इतनी डेंस लेयर बना लेती है कि सनलाइट डीपली पेनिट्रेट ही नहीं कर पाती। जब सनलाइट ब्लॉक होती है तो डीप वाटर फाइटोप्लैंक्टन अपना फोटोसिंथेसिस बंद कर देते हैं। ये तो पूरा सिस्टम ही रुक गया फिर। फोटिक जोन वो इंजन रूम है जहां से ओशन मेजॉरिटी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। अगर वो इंजन रूम ही टाक हो गया तो समुद्र के अंदर अनॉक्सिक यानी ऑक्सीजन डिप्राइव्ड डेड जोन्स बनने लगते हैं, जहां कोई मरीन लाइफ सस्टेन ही नहीं कर सकती। ब्लू फ्लैग बीचेस मिले हैं और आंध्र प्रदेश के ऋषिकुंडा बीच का स्टेटस वापस मिल गया है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशंस के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होते हैं। हाँ, वही मैं पढ़ रहा था कि इन्हें 33 स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया मीट करने पड़ते हैं, जहां इंडिया में बीम्स फ्रेमवर्क लगता है, यानी बीच एनवायरनमेंट एंड एस्थेटिक्स मैनेजमेंट सर्विसेज। सिंपल भाषा में वहां पोल्यूशन कंट्रोल, सेफ्टी और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल टॉप टियर होना चाहिए। बीम्स ने कोस्टल मैनेजमेंट इंप्रूव किया है, डेफिनेटली। और अगर वेटलैंड्स यानी जमीन और पानी का जहां इंटरसेक्शन होता है उनकी बात करें तो जिम्बाब्वे में हुई रामसर COP15 में इंडिया ने प्रमोटिंग सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स यानी लाइफ का रेजोल्यूशन पास करवाया है। लाइफ इनिशिएटिव ग्लोबल अपील गेन कर रहा है। पर ग्लोबल हालात खराब है यार। दुनिया भर में 1970 से लेकर अब तक 22% वेटलैंड्स कंप्लीटली गायब हो चुके हैं, जिसमें ऑब्वियसली अर्बनाइजेशन और ड्रॉट्स का सबसे बड़ा हाथ है। लेकिन पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि इंडिया में ये लिस्ट तेजी से एक्सपैंड हो रही है। हाँ, कंजर्वेशन पर काफी पुश दे रहे हैं। अब हमारे पास 96 रामसर साइट्स हो गई हैं। हम पूरे एशिया में नंबर 1 है इसमें। अभी मेरे पास इन 11 नए साइट्स की एक लंबी लिस्ट है। चलो मैं जल्दी से पढ़ता हूँ। तमिलनाडु से सकराकोत्ता और थिरथांगल, सिक्किम का खेचोपोलरी लेक, झारखंड का उदवा लेक, राजस्थान से खिचान, मिनार, गोकुल, उदयपुर झील, गोड़ा भील, कोपरा, सिलीसर। सांस फूल गई मेरी तो। हाँ, और मैं आपको यहाँ थोड़ा रोकना चाहूंगी। हाँ प्लीज रोकिए। क्योंकि अगर हम सिर्फ लिस्ट पढ़ेंगे ना तो उसकी डीप इकोलॉजी मिस कर देंगे हम लोग। अच्छा। इनमें से कुछ साइट्स माइंड ब्लोइंग मैकेनिज्म्स के साथ ऑपरेट करती हैं। अच्छा, जैसे राजस्थान का खेचन, ये एक एक्सट्रीम एरिड एनवायरनमेंट है, बिल्कुल डेजर्ट लैंडस्केप। लेकिन यहाँ विंटर में हजारों की तादाद में डेमोजियल क्रेन्स आते हैं। यहाँ इकोसिस्टम सिर्फ नेचुरल नहीं है
बल्कि हेविली ह्यूमन एडेड है। ह्यूमन एडेड कैसे है? लोकल कम्युनिटीज स्पेसिफिकली इन माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए लिटरली ग्रेन्स डालती हैं, जिससे ये एक यूनिक ह्यूमन वाइल्ड लाइफ इंटीग्रेटेड वेटलैंड बन जाता है। वाओ, दैट्स ब्यूटीफुल। और दूसरा एग्जाम्पल है सिक्किम का खेचियोपारी लेक। ये बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट होने के साथ साथ बुद्धिस्ट और हिंदू दोनों के लिए एक्सेप्शनली सेक्रेड है। वापस सीक्रेट साइट्स आ गई। हाँ, वहाँ लोकल बिलीफ इतना स्ट्रांग है कि बर्ड्स लेक के सरफेस से गिरे हुए पत्ते तुरंत चुग लेती हैं ताकि पानी हमेशा बिल्कुल साफ रहे। वापस वही कॉन्सेप्ट जो हमने फॉरेस्ट में देखा था, फेथ एज कंजर्वेशन। आई सी। तो सिर्फ पानी होना काफ़ी नहीं है, वहाँ का इंटीग्रेटेड कल्चर और इकोलॉजी उसको एक प्रॉपर रामसार साइट बनाता है। यही सेम इंटरनेशनल रिकग्निशन अभी इंदौर और उदयपुर को मिली है एज वेटलैंड एक्रेडिटेड सिटीज। पर सब जगह बैलेंस नहीं बन पाता। वही तो, भोपाल का नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गया इसमें, क्योंकि उनके भोज वेटलैंड के ठीक पास एक रोड प्रोजेक्ट पास हुआ था। डेवलपमेंट और इकोलॉजी फिर से एक क्रॉस रोड पर आकर आमने सामने आ गए। लेकिन इस पूरे डीप डाइव में ना एक न्यूज़ ऐसी आई जिसने मुझे नेचर की एक्सट्रीम अडेप्टेबिलिटी दिखाई है। गुजरात की गुनेरी साइट। गुनेरी तो एक इकोलॉजिकल मार्वल है। सच में इसे गुजरात का पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। यहाँ इनलैंड मैंग्रोव्स मिलते हैं। हमने तो हमेशा पढ़ा है ना कि मैंग्रोव्स कोस्ट पर होते हैं, खारे पानी यानी सी वाटर के आगे पीछे होते हैं, पर ये ट्रीज डायरेक्ट सी वाटर के बिना एक कंप्लीटली फ्लैट इनलैंड टेरेन पर सर्वाइव कैसे कर रहे हैं? गुनेरी के मैंग्रोव्स हमारी कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग को टोटली चैलेंज करते हैं। इन मैंग्रोव्स ने अंडरग्राउंड सलाइन वाटर और पैलियो चैनल्स, जो पुरानी सूख चुकी नदियों के अंडरग्राउंड रास्ते होते हैं, उनका यूज करके अपने रूट्स और सॉल्ट फिल्ट्रेशन सिस्टम को इस तरह मॉडिफाई कर लिया है कि इन्हें डायरेक्ट सी टाइड की कोई जरूरत ही नहीं है। नेचर का अपना ही इंजीनियरिंग चल रहा है। बिल्कुल। और यहीं से ना एक बहुत गहरा सवाल पैदा होता है, जिसे मैं एक एब्स्ट्रैक्ट बट क्रूशियल कॉन्सेप्ट मानता हूँ, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। एक्सप्लेन कीजिए इसको। हम इंसान सोचते हैं कि हम नेचर को डिस्ट्रॉय कर देंगे, पर असल में नेचर सिर्फ अपनी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी बदलती है। गुनेसरी साफ दिखाता है कि नेचर बिना हमारे लॉज के भी सर्वाइव करने के नए रूल्स इजीली लिख सकती है। सो इट्स नॉट नेचर वी आर सेविंग। सही बात। सवाल ये नहीं है कि प्लैनेट बचेगा या नहीं, प्लैनेट अडैप्ट कर लेगा। सवाल ये है कि जब नेचर अपनी पावर स्ट्रक्चर और सर्वाइवल पैरामीटर्स को ड्रास्टिक लेवल पर बदल लेगी, यानी जब ओशंस एक्चुअली एसिडिक और डार्क हो जाएंगे, अमेज़न का कार्बन साइकिल कंप्लीटली फ्लिप हो जाएगा, तो क्या उस नई बदली हुई दुनिया में हमारी ह्यूमन बायोलॉजी सर्वाइव कर पाएगी? क्या हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस आज इतनी मैच्योर हुई है कि हम नेचर के इस एक्सट्रीम रेजिलियंस टेस्टिंग को अभी रोक सकें? बहुत हैवी डिस्कशन हो गया। चैप्टर 3 पर चलिए आगे बढ़ते हैं। Okay, now we will discuss environmental pollution. Imagine this, रात का बचा हुआ खाना आप अगले दिन हीट कर रहे हैं। ओ, हर घर की कहानी है ये। Exactly. किचन में वो स्टैंडर्ड ब्लैक प्लास्टिक का स्पैचुला यूज हो रहा है, या फिर किसी टेकआउट वाले काले प्लास्टिक डब्बे में आपने लेफ्ट ओवर दाल फ्रिज में रखी हुई है। राइट। मतलब हम सब करते हैं ये मिडिल क्लास घरों में। लगता है बहुत हार्मलेस आदत है, पर क्या हो अगर वो ब्लैक प्लास्टिक असल में किसी 10 साल पुराने कबाड़ में फेंके गए कंप्यूटर के केसिंग को पिघलाकर बनाया गया हो? बाप रे। और उसमें से निकलने वाले केमिकल सीधे आपके खाने में घुल रहे हो। वही तो, आज के इस गहरे विश्लेषण का मिशन ही यही है। हम इन अलग अलग पोल्यूशन रिपोर्ट्स के कॉम्प्लेक्स डेटा को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि ये हमारी डेली लाइफ को, मतलब हमारे खून तक को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। ये ब्लैक प्लास्टिक वाला एग्जाम्पल एक्चुअली एक परफेक्ट जगह है शुरुआत करने के लिए, क्योंकि हम अक्सर पोल्यूशन को अलग अलग बॉक्सेस में देखते हैं ना। हाँ, कि वाटर पोल्यूशन अलग है, एयर पोल्यूशन अलग है। हाँ, स्कूल्स में ऐसे भी तो ऐसे ही लिखते थे ना बचपन से। बिल्कुल। पर रियलिटी में ये एक पूरा साइकिल है, एक स्ट्रक्चरल चेन है जो एक दूसरे को फीड करती है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। शुरुआत करते हैं वाटर पोल्यूशन से। इंडिया में वैसे भी नदियां और वो जो एक स्नान का कल्चर है वो बहुत डीप रूटेड है। राइट, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। हाँ, पर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मतलब सीपीसीबी जी की जो 2023 की रिपोर्ट आई है, उसने तो ग्राउंड रियलिटी को एक साइंस फिक्शन मूवी जैसा अजीब बना दिया है। सही बात है। सीपीसीबी बेसिकली रिवर्स के हेल्थ ट्रैक करता है एक मेट्रिक के जरिए, जिसे बीओडी कहते हैं, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ओह, ये बीओडी क्या होता है एग्जैक्टली? तो सिंपल टर्म्स में पानी के अंदर जो नेचुरल बैक्टीरिया होते हैं वो कचरे को डिकम्पोज करने के लिए कितनी ऑक्सीजन डिमांड कर रहे हैं। अच्छा, तो ज्यादा कचरा
मतलब ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड। एग्जैक्टली जब डिमांड बहुत हाई होती है तो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, नदी सांस नहीं ले पाती। डेटा कहता है कि इंडिया में ऐसे 807 पोल्यूटेड लोकेशंस हैं। वेट, 807? हाँ, और महाराष्ट्र इस लिस्ट में टॉप पर है। वहाँ अकेले 54 ऐसे रिवर स्ट्रेचेस हैं जो कंप्लीटली पोल्यूटेड है। ये तो बहुत ज्यादा है। और पलार रिवर का जो नया इशू सुनने में आ रहा है, उसका क्या सीन है? पालार रिवर, जिसे हम मिल्क रिवर भी कहते हैं, ये कर्नाटका से निकलकर बे ऑफ बंगाल तक बहती है। तमिलनाडु के वेल्लोर में वहाँ बहुत सारी टैनरीज हैं। टैनरीज मतलब जहाँ लेदर प्रोसेस होता है। लाइट, जो लेदर हम पहनते हैं ना, उसे ट्रीट करने के लिए क्रोमियम और सल्फाइड्स जैसे एक्सट्रीम केमिकल्स यूज होते हैं। ये टैनरीज अपना अनट्रीटेड केमिकल वेस्ट सीधा ग्राउंड वाटर और मिट्टी में छोड़ रही हैं। ओह वाओ, तो वहाँ की जमीन पूरी बर्बाद हो रही होगी। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्ट्रिक्ट रूलिंग भी दी है हाल ही में, क्योंकि ये लोकलाइज्ड प्रॉब्लम नहीं बची है अब। सही बात है, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारी नदियां बहती हुई समुद्र में ही जाकर मिलती हैं ना। एग्जैक्टली नदियों से ये नैरेटिव सीधा ओशंस की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो जो केमिकल्स और खेती के फर्टिलाइजर्स नदियों में गए, वो अब समुद्र की आफत कर रहे हैं। वही इनकोइस की स्टडी बताती है। उन्होंने इंडिया के ईस्ट और वेस्ट कोस्ट पर 9 एल्गल ब्लूम हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं। एल्गल ब्लूम, ये वही है ना जिसमें समुद्र के ऊपर वो हरी सी लेयर बन जाती है? हाँ, और इसके पीछे है फाइटोप्लैंक्टन। ये माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का 50% देते हैं, और ये ओशियानिक फूड चेन का बेस है। वेट, तो अगर ये ऑक्सीजन देते हैं तो इनकी ग्रोथ तो अच्छी बात होनी चाहिए ना? अच्छी बात है, पर एक लिमिट तक। होता क्या है कि जब मॉनसून आता है तो जमीन से बहुत सारा एक्सेस न्यूट्रिएंट जैसे फर्टिलाइजर्स बहकर समुद्र में आ जाता है। इस प्रोसेस को यूट्रोफिकेशन कहते हैं। अच्छा, इसको मैं हमेशा एक छोटे बच्चे को ओवरफीड करने से रिलेट करता हूँ। हाँ, कैसे? मतलब थोड़ा न्यूट्रिशन देना बच्चे को अच्छा है, पर अगर जबरदस्ती ठूस ठूस के खिला दो तो फायदे की जगह पेट खराब हो जाता है, राइट? ये बहुत ही एक्यूरेट एनालॉजी है। इन न्यूट्रिएंट्स की वजह से ये फाइटोप्लैंक्टन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर लेते हैं और फिर एक पॉइंट पर आकर एक साथ मरते हैं। ओह, और उन्हें डीकंपोज करने में वहां की सारी ऑक्सीजन चली जाती होगी। एग्जैक्टली और कुछ केसेस में ये एक रेड टाइड बनाते हैं, जहां वो पावरफुल टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। वहां मरीन लाइफ लिटरली सफोकेट हो जाती है। ये तो वाटर पोल्यूशन का एक एस्पेक्ट हो गया, पर अभी हाल ही में वो MSC एल्सा 3 कार्गो शिप वाला इंसिडेंट भी तो हुआ था केरला कोस्ट के पास। हाँ, वो शिप डूब गई थी, उसे ऑयल स्पिल हो गया। अब ऑयल स्पिल का नेचर ही ऐसा है कि वो पानी के ऊपर एक मोटी लेयर बना लेता है, जिससे सनलाइट ब्लॉक हो जाती होगी। मतलब वही फाइटोप्लैंक्टन का फोटोसिंथेसिस रुक गया। सही पकड़ा, ऑक्सीजन प्रोडक्शन कंप्लीटली ब्लॉक। ऊपर से जो सी बर्ड्स होते हैं, ये ऑयल उनके फेदर्स पर चिपक जाता है, उनको हाइपोथर्मिया हो जाता है। बाप रे, इसको रोकने के लिए कोई सिस्टम नहीं है क्या? है ना, इंडियन कोस्ट गार्ड यानी ICG का बहुत बड़ा रोल है, और इंटरनेशनल कन्वेंशंस भी हैं जैसे मारपोल, OPRC और बंकर कन्वेंशन। पर डैमेज कंट्रोल हमेशा डिफिकल्ट होता है। राइट, तो केमिकल्स पानी में गए, पानी समंदर में गया, पर वाटर पोल्यूशन के ये केमिकल्स घूम फिरकर हवा और मिट्टी में भी तो आते हैं। बिल्कुल आते हैं, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी क्लोरपाइरिफॉस पेस्टिसाइड के बारे में। यस, वो पेस्टिसाइड वाला केस। हम क्रॉप्स पर स्प्रे करते हैं, पर ये वहां रुकता नहीं है ना? नहीं रुकता। जिनीवा समिट में इस मॉडरेटली हैजर्डस पेस्टिसाइड पर ग्लोबली बैन की मांग उठी थी। तो बैन हुआ क्या? US और यूरोपियन यूनियन में ये कंप्लीटली बैंड है, पर इंडिया में आज भी यूज होता है। ये मिट्टी से इवेपोरेट होकर सीधा हवा में आ जाता है। मतलब हम उसको सांस के थ्रू अंदर ले रहे हैं। इसका इफेक्ट क्या होता है? स्टडीज दिखाती हैं कि ये बच्चों में न्यूरो डेवलपमेंटल डैमेज करता है, जैसे ADHD और लोअर IQ। लोअर IQ? ये तो सीधा हमारी आने वाली जनरेशन का दिमाग खराब कर रहा है। लिटरली दिमाग खराब कर रहा है। हवा में घुले इन्हीं जहरीले तत्वों से मुझे एयर पोल्यूशन इमरजेंसी याद आ गई। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? क्या हम बस पूरी जिंदगी अपने एयर प्यूरिफायर्स के फिल्टर ही बदलते रह जाएंगे? अगर मैं स्ट्रिक्टली डेटा की बात करूं तो सिचुएशन काफी ग्रिम है। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, जिसे AQLI 2025 कहते हैं, उसके मुताबिक एयर पोल्यूशन इंडिया का सबसे बड़ा हेल्थ थ्रेट बन चुका है। सबसे बड़ा? हार्ट डिजीज और डायबिटीज से भी बड़ा? हाँ, एक एवरेज इंडियन अपनी लाइफ के 3.5 साल खो रहा है इसकी वजह से। और अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं तो ये फिगर 8.2 इयर्स हो जाता है। वेट, रियली? 8 साल?
मतलब एक इंसान अपनी रिटायरमेंट के 8 साल लिटरली हवा में उड़ा रहा है। वही तो। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2025 के फिगर्स और भी शॉकिंग हैं। ग्लोबली एयर पोल्यूशन से 7.9 मिलियन डेथ्स हुई हैं। ओह माय गॉड। और इंडिया का नंबर क्या है इसमें? इंडिया में 2 मिलियन डेथ्स हैं, जो कि ईयर 2000 से अगर कंपेयर करें तो 43% इंक्रीज है। ये फिगर्स दिमाग सुन कर देते हैं। और सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज जो आया है वो ये है कि अब ये सिर्फ खांसी या रेस्पिरेटरी डिजीज नहीं रही। तो अब क्या नया लिंक मिल गया? अब ये NCDs यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस और डिमेंशिया जैसी न्यूरो डीजेनरेटिव बीमारियों का भी डायरेक्ट कारण बन रहा है। माइक्रो पार्टिकल्स सीधा ब्रेन और ब्लड में जा रहे हैं। सही बात है। अभी हाल ही में जो WHO कॉन्फ्रेंस हुई थी कोलंबिया में, वहां प्लेज लिया गया था कि 2040 तक हेल्थ इम्पैक्ट्स को 50% कम करेंगे। हाँ, और इंडिया में भी हमारा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है यानी NSAP, जिसका टारगेट है PM10 और PM2.5 लेवल्स को 40% तक रिड्यूस करना। रिजल्ट दिख रहा है क्या इसका? कुछ जगहों पर हाँ, जैसे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में इंदौर लगातार टॉप कर रहा है। अमरावती और देवास ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ये सुन के थोड़ा अच्छा लगा। लेकिन एक मिनट, मेरे पास एक शॉकिंग डेटा पॉइंट है जिससे किसी का भी दिमाग घूम जाएगा। ऐसा क्या डेटा है? अब मिडिल क्लास लोग हर साल बजट बनाते हैं, पैसे बचाते हैं, टैक्स भरते हैं, ठीक है? हाँ। अब एक कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन स्कीम है जिसके लिए गवर्नमेंट ने 858 करोड़ रुपीस एलोकेट किए थे। ओके। आपको पता है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में उसमें से कितना फंड यूज हुआ? 1% से भी कम। ओह, दैट इज अनफॉर्चुनेट, पर ये होता है अक्सर। मतलब हम सांस नहीं ले पा रहे और फंड बैंक में पड़ा है, ये क्या मजाक है? ये डिले ज्यादातर ब्यूरोक्रेटिक अप्रूवल्स की वजह से होता है, इसलिए हमें इमरजेंसी एक्शंस लेने पड़ते हैं। जैसे दिल्ली NCR में जब सिचुएशन बिगड़ती है तो CAQM तुरंत ग्रैप स्टेज 2 लगा देता है। 2.5 और PM10 का डिफरेंस समझना जरूरी है। PM10 धूल के कण है, पर PM2.5 इतने छोटे हैं कि वो बॉडी के डिफेंस सिस्टम को इजीली पेनिट्रेट कर जाते हैं। राइट। और इनसे बचने के लिए हम जो एयर प्यूरिफायर्स और हजारों गैजेट्स खरीदते हैं, वो लॉजिकली सोचकर देखो तो आगे जाकर ई-वेस्ट ही तो बनेंगे ना। एकदम सही कनेक्शन बनाया आपने। और फिर उसी ई-वेस्ट को कबाड़ी वाले जलाकर वापस हवा को पोल्यूट करते हैं। ये साइकिल रुक नहीं रही है। इंडिया का ई-वेस्ट पिछले 6 साल में 151% बढ़ गया है। हम दुनिया में 3rd लार्जेस्ट जनरेटर हैं अब ई-वेस्ट के। बाप रे, 3rd लार्जेस्ट? पर इसको प्रोसेस तो ठीक से करते होंगे ना? मोस्टली इनफॉर्मल सेक्टर करता है। 3 मेन मेथड्स हैं जो बहुत डेंजरस हैं। पहला लैंड फिलिंग, जिससे टॉक्सिक एलिमेंट्स जमीन में लीच करते हैं। ओके। दूसरा है एसिड बाथ, जहां सर्किट बोर्ड्स को ओपनली एसिड में डुबाकर मेटल्स निकालते हैं। इससे वाटर पोल्यूशन होता है। और तीसरा है इंसिनरेशन, यानी खुले में जलाना, जो टॉक्सिक एयर पोल्यूशन करता है। मतलब हर तरफ से तबाही। इसके लिए कोई रूल्स नहीं बनाए गवर्नमेंट ने? बनाए हैं ना। नए ई वेस्ट रूल्स 2023-2024 आए हैं। इसमें EPR का कॉन्सेप्ट है, यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लस एक फ्लोर प्राइसिंग का सिस्टम भी लाया गया है ताकि रिसाइकलिंग प्रॉपर्ली रेगुलेटेड हो। ओके, लेट्स अनपैक दिस ब्लैक प्लास्टिक थिंग अगेन। मुझे उस डिस्कशन को वापस किचन तक लाना है। श्योर। हम बात कर रहे थे उन ब्लैक प्लास्टिक के डब्बों की। ये वही डब्बे होते हैं जिनमें हम जोमैटो, स्विगी से खाना मंगवाते हैं और फिर उन्हें धोकर महीनों तक यूज करते रहते हैं। हाँ, रीयूज का कल्चर तो स्ट्रांग है हमारा। तो इस ई-वेस्ट का उस काले प्लास्टिक से क्या लिंक है? लिंक बहुत स्कैरी है। ये जो हिडन डेंजर है वो ये है कि सस्ता कला प्लास्टिक दरअसल रिसाइकिल किए गए ई-वेस्ट से बनता है, जैसे आपके पुराने कंप्यूटर या टीवी की बॉडी। ओह माय गॉड। और उस इलेक्ट्रॉनिक्स के प्लास्टिक में आग लगने से रोकने के लिए कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं जिन्हें फ्लेम रिटार्डेंट्स कहते हैं। BDE 209 इसका एक कॉमन एग्जाम्पल है। और इनका इफेक्ट क्या होता है बॉडी पर? ये नॉन कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं। जब आप इस प्लास्टिक में गर्म खाना रखते हैं या माइक्रोवेव करते हैं तो ये केमिकल्स सीधे आपके खाने में लीच होते हैं। ये तो हॉरर स्टोरी होती जा रही है। और वो जो हम सिंगल यूज PET बॉटल्स में पानी पीते रहते हैं सफर के दौरान, उसका क्या? इंस्ट मोहाली की एक रीसेंट स्टडी ने इस पर भी बॉम्ब फोड़ा है। उन्होंने बताया कि ये बॉटल्स डिग्रेड होकर नैनो प्लास्टिक्स बनाते हैं। नैनो प्लास्टिक्स? माइक्रोप्लास्टिक्स तो सुना था। ये माइक्रोप्लास्टिक से भी छोटे होते हैं, 1 माइक्रोमीटर से भी छोटे। ये आपके सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर घुस सकते हैं।
वेट, डायरेक्टली सेल्स के अंदर? हाँ, ये ह्यूमन सेल डैमेज करते हैं, आपके गट माइक्रोबायोम यानी पेट के गुड बैक्टीरिया को डिस्टर्ब करते हैं, और सबसे खतरनाक, ये रेड ब्लड सेल्स को डिस्टेबलाइज करते हैं, जिसे हीमोलिसिस कहते हैं। ऑक्सीजन कैरी करने वाले सेल्स को ही बर्बाद कर देते हैं। बिल्कुल। ये लिटरली जहर पीने जैसा है। तो ग्लोबल लीडर्स क्या कर रहे हैं इस पर? इतनी बड़ी ग्लोबल क्राइसिस है, सब मिलकर बैन क्यों नहीं कर देते प्लास्टिक को? जिनेवा और बुसान में ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी पर टॉक्स चल रही हैं, पर वहाँ एक मेजर डेडलॉक है। किस बात का डेडलॉक? इंडिया और बाकी डेवलपिंग नेशंस का स्टैंड बहुत क्लियर है। हम ब्लैंकेट बैन के खिलाफ हैं। बैन के खिलाफ क्यों? जब इतना नुकसान हो रहा है तो? क्योंकि इक्विटी और CBDR जरूरी है। CBDR? ये क्या टर्म है? कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब प्रॉब्लम सबकी है, पर जिम्मेदारी अलग अलग होनी चाहिए। डेवलप नेशंस ने सस्ता प्लास्टिक यूज करके अपनी वेल्थ बना ली। अब गरीब देशों में, जहां प्लास्टिक सबसे सस्ता ऑप्शन है, आप अचानक से बैन लगाकर लोगों की रोजी रोटी नहीं छीन सकते। अच्छा, इसलिए वहां इनफॉर्मल रिसाइकलिंग सेक्टर को रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। एग्जैक्टली। इंडिया अपनी तरफ से इनिशिएटिव्स ले रहा है, जैसे मिशन लाइफ चल रहा है। वडोदरा में क्लॉथ बैग की वेंडिंग मशीन्स लगाई गई हैं, और मदुरई में AI टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वेस्ट मॉनिटरिंग के लिए। चलो, कुछ तो अच्छी न्यूज मिली। पर अब ये सोचो, ये सारा केमिकल, वो ई-वेस्ट का एसिड, वो प्लास्टिक का कचरा, आखिर जाता कहाँ है? जमीन में जाता है एट द एंड ऑफ द डे। दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारी मिट्टी, जिसे हम धरती माँ कहते हैं, उसकी एक्चुअली हेल्थ कैसी है अभी? इसरो का एटलिस्ट 2021 का डेटा अगर आप देखो, तो इंडिया का ऑलमोस्ट 30% एरिया लैंड डिग्रेडेशन का शिकार हो चुका है। 30% जमीन बंजर हो रही है। हाँ, राजस्थान इसमें सबसे आगे है, ऑलमोस्ट 20% अफेक्टेड एरिया वही है। महाराष्ट्र और गुजरात का भी बुरा हाल है। अरावली रेंजेस का जो डिग्रेडेशन हुआ है, वो इसका एक बहुत बड़ा ड्राइवर है। ये तो डेजर्टिफिकेशन हो रहा है प्रैक्टिकली। बिल्कुल। मोई FCC ने जोधपुर में इस पर वर्कशॉप भी की थी हाल ही में। UNCCD का जो पॉप 14 दिल्ली में हुआ था, वहाँ SDG 15.3 और बॉन्ड चैलेंज के टारगेट्स सेट किए गए थे इसको रोकने के लिए। Here's where it gets really interesting. इन सारी डार्क रिपोर्ट्स के बीच एक बहुत सॉलिड होप भी है। मैंने सुना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान यानी COR ने एक डेजर्ट सॉइलिफिकेशन टेक्नोलॉजी बनाई है। ओ हाँ, ये एक बहुत ही ब्रिलियंट इनोवेशन है। ये काम कैसे करती है? रेत को मिट्टी कैसे बना सकते हैं हम? ये लोग एक इंडिजिनस बायो फॉर्मुलेशन और कुछ स्पेसिफिक पॉलिमर्स का यूज करते हैं। जब इसे थार डेजर्ट की बंजर रेत पर अप्लाई किया गया, तो उसने रेत के पार्टिकल्स को बांध दिया। जैसे मिट्टी में नेचुरली होता है। एग्जैक्टली। उसने सैंड को एक ऐसी मिट्टी में बदल दिया जो पानी रोक सकती है और माइक्रोबायोलॉजी को सपोर्ट करती है। और वहां उस मिट्टी पर एक्चुअली गेहूं यानी वीट उगाकर दिखाया गया है। वेट थार के डेजर्ट में वीट उग रहा है अब? हाँ, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है उस स्ट्रक्चरल चेंज का जिसकी हमें जरूरत है। ये तो लिटरली मिरेकल जैसा साउंड करता है। साइंस है, मिरेकल नहीं। और पॉलिसी लेवल पर भी अगर हम देखें, तो रिवाइज्ड ग्रीन इंडिया मिशन, जो NAPCC का पार्ट है, उसके टारगेट्स बहुत एग्रेसिव हैं। क्या टारगेट्स हैं वहाँ? 24.7 मिलियन हेक्टेयर्स ट्री कवर बढ़ाना है और 3.39 बिलियन टन्स का कार्बन सिंक क्रिएट करना है। ओह वाओ। और इसमें कम्युनिटी अप्रोचेस बहुत काम आ रही हैं, जैसे जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज यानी GFMCs और विमेन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी। हाल ही में एक पेड़ माँ के नाम जैसे इनिशिएटिव्स भी काफी सक्सेसफुल हो रहे हैं ग्राउंड पर। तो इसका मतलब सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं अगर हम कलेक्टिवली ट्राई करें। एब्सोल्युटली। सो एक थॉट के साथ मैं इस डीप डाइव को यहाँ एंड करना चाहूँगा। अगर हम साइंस और कम्युनिटी पावर से थार डेजर्ट की बिल्कुल सूखी रेत को, जहाँ कुछ नहीं उगता था, एक गेहूं के खेत में बदल सकते हैं, तो क्या आने वाले वक्त में हम टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने ब्लड में घुल चुके इन नैनोप्लास्टिक्स और टॉक्सिन्स का भी कोई इलाज ढूंढ लेंगे, या फिर प्रिवेंशन ही इकलौता रास्ता बचेगा हमारे पास? चलिए आगे बढ़ते हैं।